चलो देन, आज तुम लोग का फर्स्ट क्लास है एक नया सब्जेक्ट का। थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखा दो प्लीज। एक नया सब खिकी करके क्या एक्साइटमेंट होता है? नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। एक नया सब्जेक्ट का फर्स्ट क्लास है, तो चैप्टर हम लोग सब देख लेंगे, कंटेंट भी कवर कर लेंगे, सब रिवाइज भी कर लेंगे, तुम लोग एग्जाम में लिख भी लेगा। पर उससे पहले इंपॉर्टेंस जान लो। हम कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देने वाला है कि ये सब्जेक्ट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत काम आने वाला है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं। वो जब काम आएगा वो अपने आप पता चल जाएगा कि कब काम आना है। पर एज ऑफ नाउ, जब हम भी एक स्टूडेंट था तो इतना सोच के नहीं पढ़ता था कभी कि लाइफ में कभी काम आएगा प्रैक्टिकली। वो आएगा तब आएगा। पर एज ऑफ नाउ तुम लोग बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, या लेट्स से एक ही ग्रुप दे रहा होगा, ग्रुप 2 दे रहा होगा। दोनों ही केस में ये एक 100 मार्क का पेपर है, तो बस उस 100 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, चलेगा? एकदम क्लियर कट, लाइफ को सिंपल रखना है, ज्यादा ज्ञान नहीं कि प्रैक्टिकली बहुत काम आने वाला है। जब जो काम आएगा प्रैक्टिकली जहां जहां, वो हम लोग देख लेंगे। सेंस बना? चलेगा? एकदम क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, सबसे पहले अब देखो, हम अपने बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान बोलना अच्छा नहीं लगता है। मेरे बारे में तुम लोग को जो जानना है, बुक में सुंदर से डिजाइनर एक पेज बना के रखा है, पढ़ लेना आराम से, ठीक है? बहुत सुंदर से, आराम से जब टाइम मिले आराम से बैठ के पढ़ लेना। ऐसे भी जब तुम लोग घर पे बुक खोलेगा तो कंटेंट छोड़ के बाकी सब पढ़ लेगा, करेक्ट? नहीं तो एकदम स्ट्रेट ब्लैंक वॉल कोई ताड़ लेगा। ये सब तो करता है ना घर पे, है ना? करता है, सच्ची बोलो। इसीलिए यहीं पे हम लोग मैक्सिमम चीज पढ़ लेंगे। अब दो चीज जो तुम लोग को जानना है मेरे बारे में, वो ये है, मेरा आईपीसीसी में रैंक आया था 10 और ये फाइनल में रैंक आया था 47, ठीक है? ये दो चीज जानना है। और तीसरा चीज तो तुम लोग के मन में आ रहा होगा, बस मुंह पे नहीं आ रहा है, कि ये दोनों लाके भी आप ईआईएसएसएम क्यों पढ़ा रहे हैं? सच्ची बोलो, किसके किसके दिमाग में आया? हाँ, बता रहे सब चीज एक एक करके। होल्ड योर हॉर्सेस, एक एक करके आएंगे। सच्ची बोलो, मैक्सिमम लोग के मन में आया होगा कि ये सब कर लिया फिर भी ईआईएसएसएम ही पढ़ा रहे। आया ना? बोलो ना। अरे हाँ या ना तो बोल ही सकता है, नहीं हाँ या ना चलेगा। आया? परफेक्ट। तो और ये मेरे को बहुत लोग से सुनने मिल गया, तो तुम लोग के मन का बात भी अब जानने लग गया, मतलब क्यों और क्यों। ये देखो, उससे पहले बिफोर गोइंग इनटू ऑल द डिटेल्स, ईआईएसएसएम क्या है क्या नहीं है, हम बस इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। इसके लिए हम आज से पहले कभी अपना मार्कशीट दिखाया नहीं था, पर अभी दिखा देता है। तो ये देखो, नहीं फोटो खींच के कुछ नहीं होगा कि पैटर्न बदल गया। तो अभी तुम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा 7 से 8 सब्जेक्ट। देव बोलता है आपको कैसे पता? बस पता चल गया। तो पॉइंट बीइंग, हम लोग के पूरे सीए इंटर में कितना सब्जेक्ट है? इतना तो पता होगा, 8। 100 मार्क्स ईच, टोटल 800 मार्क्स। अगर बोथ ग्रुप कोई दे रहा है तो, और सिंगल ग्रुप दे रहा है तो, सिंगल ग्रुप से मेरा मतलब है ग्रुप 2, यहां कोई ग्रुप 1 वाला नहीं बैठा होगा। तो अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है तो 400। तो या नहीं, ये सब्जेक्ट है तो 100 नंबर का, 100 नंबर का। तो अगर 8 सब्जेक्ट 800 का है और ये 100, तो उसका परसेंटेज निकालना आता है। 1/8 कितना होता है? 1/8 कितना हुआ? 12.5। अगर कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है तो 1/4 25, करेक्ट? पर स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है? ऑन पेपर ईएसएसएम भी 12.5% है। 8, हम एक सेकंड, हमको ये बस बता दो कि हम 8 सब्जेक्ट को मान के चले या 4 को चले या दोनों को बोलते रहे? चलो दोनों बोल लेते हैं, दोनों लोग केटर हो जाएंगे। तो जब हम लोग कॉस्ट पढ़ रहे होते हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं, टैक्स पढ़ रहे होते हैं, या कोई भी और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं जो नॉन थ्योरेटिकल है, बोलने का मतलब ऑडिट और ईएसएसएम छोड़ के बाकी 6, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग ऐसा मान के पढ़ते हैं कि ये 12.5% का नहीं है, मतलब वो अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। एग्जाम हॉल में अगर कोई ग्रुप 1 दे के आया है तो शायद बोल पाएगा, ग्रुप 1 जो लोग दे के आए वो लोग शायद बोल पाएंगे कि एग्जाम हॉल में जब तुम लोग जाएगा एग्जाम देने, तो कॉस्ट का एग्जाम जिस दिन होगा, तो कभी भी तुम लोग ये नहीं सुनेगा कि हम कॉस्ट कोई नहीं पढ़ के आए, ऐसा कोई बोला, या अकाउंट्स में कोई अंडर प्रिपेयर्ड ऐसा कोई सुन रहा है। ये सब कभी नहीं होता है। पर जब बात आएगा ऑडिट और ईआईएसएसएम का, तुम लोग एग्जाम हॉल में जाके देखेगा लोग का आंसू ऐसा टपक रहा है। एग्जाम के पहले, बात तो छोड़ दो, एग्जाम के पहले चेहरा का रंग उड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ पाए और नहीं पढ़ पाते हैं। और एक मतलब एकदम क्लियर कट स्ट्रैटेजी बनाना आता है लाइफ में
कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या लॉजिकली राइट है क्या लॉजिकली राइट नहीं है, वैसे सोच के देखो, अगर ये 100 मार्क्स का पेपर है, 12.5% वेटेज या 25% वेटेज फॉर वन ग्रुप कमांड करता है, तो फिर ये इतना निग्लेक्ट करके फायदा क्या है? तुम लोग का आंसर आएगा, तुम लोग का आंसर क्या आएगा, लाइफ में कहां यूज होगा? अरे पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क्स लाने के लिए तो यूज हो रहा है लाइफ में, उसके बाद तो बाद में यूज होगा, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां ये यूज होने वाला है ये सब्जेक्ट, वो है मार्क्स लाने के लिए। कॉस्ट हर कोई हर कोई पढ़ के जाएगा। 100% अगर बच्चा लोग एग्जाम दे रहा है, 100% अगर दे रहा है, 95% कॉस्ट अच्छे से पढ़ के जाएगा, 99% अकाउंट्स अच्छे से पढ़ के जाएगा। पर कितना लोग ऐसा होगा जो ईएसएसएम या अपना ऑडिट, हम क्यों एक अपना ही सब्जेक्ट का बात करें, दोनों ले लो, जो हम स्टूडेंट माइंडसेट का बात करें, हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ जब हम एक स्टूडेंट था, इसलिए हम ये बोल पा रहे हैं। कितना लोग तुम लोग जानता है, अभी तुम लोग सब प्रिपरेशन स्टेज में ना, कितना लोग ये दोनों सब्जेक्ट का बात करता होगा? सोच के देखो। हम लोग भी नहीं करते ना, दिस इज द रियलिटी। कोई नहीं बात करता है, कोई नहीं बात करता है, पर अल्टीमेटली 200 मार्क्स आउट ऑफ 800 या 400 अगर ग्रुप 2 का बात करें तो इज बीइंग नेग्लेक्टेड, फ्लैट वो नेग्लेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा नेग्लेक्ट हो रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आओ आओ, गुड इवनिंग, करेक्ट, पूरा का पूरा एकदम क्लियर नेग्लेक्ट हो रहा है। और ये जो मार्कशीट है, अब तुम लोग इस पे नोटिस करो, हम बस छोटा सा काम यही किया था कि ये समझ लिया था कि उस समय 700 मार्क्स होता था, हम दिया था आईपीसीसी, जब हम लोग अभी तो इंटर बोलते हैं ना, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, तो ये लास्ट पुराने सिलेबस वाला बात है। उस समय हम आईपीसीसी बोलते थे, 7 सब्जेक्ट्स होता था, 700 मार्क्स उस समय। और उसमें एक और चीज ये भी था कि ये 100 मार्क्स रिटन होता था। अभी तो तुम लोग का लाइफ और इजी हो गया है, 30 मार्क्स एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में तो टिक्का टिक्की लग ही जाएगा, कुछ नेगेटिव मार्किंग, मतलब पूरा जब 60 क्लासेस कर लेगा तो एमसीक्यू में ऐसे ही मार्क्स आना है। लास्ट टर्म, अभी जो मई वाला टर्म गया, लोग मेरे को रिव्यूज दिया कि 12 मिनट्स में एमसीक्यू अटेम्प्ट हो पाया, 12 मिनट, जबकि हम लोग टाइम एलोकेट करते हैं 45 मिनट्स। हम लोग का एस्टिमेशन होता है 45 मिनट देके इज्जत से एमसीक्यू सॉल्व करो। अरे पर वही स्टैंडर्ड चीज आएगा ना, तो 12 मिनट्स में एमसीक्यू खत्म हो रहा था, 15-20 एट द मैक्स, 20 के बियॉन्ड तो किसी का भी नहीं गया। तो वो हम लोग देखेंगे कि करके सब देखेंगे। पॉइंट बीइंग, ये जब आईपीसीसी हम जब दिया था, वो था 100 मार्क्स रिटन, वो 100 मार्क्स रिटन पेपर था, एमसीक्यू भी नहीं होता था, 3 आवर्स 100 मार्क्स रिटन। उसमें मेरा ऑडिट और आईटीएसएम, उस समय हम लोग आईटीएसएम बोलते थे, आईटी इज रिप्लेस्ड बाय ईएस, कुछ नहीं, मतलब सिलेबस और बेटर ही हुआ है। उस समय कचरा चीज पढ़ते थे जो लाइफ में कभी काम नहीं आएगा फॉर श्योर। तो आईटीएसएम और ऑडिट, बस इन दोनों का मार्क्स देख लो, और बाकी अगर तुम लोग देखेगा हर किसी का आता होगा, बाकी तुम लोग देखो हर किसी का आता होगा। क्या है, अकाउंट 76, कोई बहुत ग्रेट नहीं है, एवरेज है, या मे बी अ लिटिल अबव एवरेज, 70 तो आ ही जाता है लोगों का। लॉ 60, कोई बहुत ग्रेट नहीं है। कॉस्ट 85, ये अच्छा है, ये अच्छा है। कॉस्ट एंड एफएम 85 इज गुड, वो एक प्रैक्टिकल पेपर में कॉस्ट एंड एफएम अच्छा है। टैक्स 68, शायद ये बिलो एवरेज ही होगा, पता नहीं मेरे को कितना आता है मार्क्स। क्या नहीं नहीं, टैक्स में ये अगर तुम लोग अच्छा बोलेगा मेरा पर्पस फेल हो जाएगा, प्लीज बोल दो खराब है, जैसा ही हो, खराब है ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। टैक्स एवरेज। एडवांस अकाउंट 65 तो जेन्युइनली खराब है, जेन्युइनली खराब है ना, 73 अच्छा है, हाँ जलो मत, पर ऐसा ही है। हाँ, एडवांस अकाउंट 65 तो एक्चुअल में खराब है। अकाउंट में किसका 65 नंबर आता है, पर मेरा आया था मेरा, पर सिर्फ ये दोनों मार्क्स देख लो, 74 और 73 आउट ऑफ 100 देखे तो वो भी 74-73 नॉर्मली लगेगा ना, अकाउंट से तो कम ही है, कॉस्ट से तो कम ही है, बोलो बोलो। पर फर्क कहां है, अगर मेरा 74 है ऑडिट में, इंडिया में कितना लोग दे रहा होगा, जितना भी दे रहा है, 100% पॉपुलेशन अपने मानते हैं, कितना लोग का ऑडिट में 74 आता होगा? नहीं मेरा आया ठीक है, पर और भी कुछ लोग होंगे ना, कुछ लोग होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे 74 वाले कैटेगरी में। और कितना लोग का आईटीएसएम जैसा सब्जेक्ट में 73 आता होगा?
तेरी। अब मेरा आया, मेरे अलावा मेरा तो आया, ये रहा प्रूफ। नाम ऊपर देख लो, नाम। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता, आधार कार्ड वाला फोटो है। नहीं पागल है क्या? रोल नंबर लो, रोल नंबर तक गला तक देख लो, उसके ऊपर बहुत बेइज्जती हो जाएगा। तुम लोग बाद में देख लेना जब रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है? बोलो यहां तक ठीक है? तो अब पॉइंट बीइंग, जोक सपाट, पॉइंट बीइंग ये दोनों ऑडिट और आईटीएसएम का जो 74 और 73 है, तुम लोग कितना लोग का सुनता होगा ये आया? चल लाइफ में पहली बार ही सुन रहे, तो गेम यहीं पे है। मतलब तुम लोग जो एग्जाम के लिए बैठ रहे, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तुम लोग कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही पढ़ लो, पर अल्टीमेटली अगर एक सब्जेक्ट भी निगलेक्ट हुआ तो बाकी 7 सब्जेक्ट का मेहनत वेस्ट है, कोई फायदा नहीं है। और हम लोग का 2 नेग्लेक्ट होता है, एक है ऑडिट और दूसरा ईआईएसएसएम। ये दोनों ही नेग्लेक्ट होगा, और ये दोनों सबका नेग्लेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, मतलब क्योंकि ये ट्रेंड है, ये दोनों सबका नेग्लेक्ट होता है। ऑब्वियसली बिकॉज बहुत सारे रीजन है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत रीजन है। नेग्लेक्ट होता है या नहीं? यस और नो? यस। तो अभी तुम लोग को क्या करना है, गोल सिंपल सा चीज है। कॉस्ट तुम लोग पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स तुम लोग पढ़ रहे हैं, टैक्स तुम लोग पढ़ रहे हैं, सारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिर ये दोनों को नेग्लेक्ट करके पॉइंट क्या है, जब ये दोनों मेक और ब्रेक क्रिएट करेगा। अगर ओवरऑल पेपर, ओवरऑल मार्क्स खराब होगा तो वो ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। अगर ओवरऑल कुछ अच्छा होना है तो वो ये दोनों सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन आना पड़ेगा। सोच के देखो, ये 74 है और ये 73 है। ऑडिट इज 74, आईटीएसएम इज 73, करेक्ट। एवरेज मार्क्स क्या इन दोनों में? है? अरे मेरा एवरेज नहीं निकालना है, एवरेज मार्क्स बाकी लोग का क्या है इसमें? ऑडिट में मैक्सिमम एवरेज क्या होता होगा? 40 to 50 के रेंज में, 40 to 50 के बीच। आईटीएसएम में कितना होगा? 40 to 50 के बीच। अच्छा .40, चलो 40 ठीक है, मान लेते हैं दोनों का मिला के 45 एवरेज दोनों सब्जेक्ट में, थोड़ा प्लस माइनस चलेगा ना। 45 एवरेज। अभी डिफरेंस देखो मार्क्स का कितना है, 30 बाकी थोड़ा बहुत राउंड ऑफ एरर। 30 का डिफरेंस है, यानी 60 नंबर एक्स्ट्रा। 800 में 60 मार्क्स एक्स्ट्रा। एक बार गिनेगा कितना होता है परसेंटेज, इतना तो आएगा। 800 का पेपर में 60 मार्क्स एक्स्ट्रा आना, 6 नहीं 6 से ज्यादा है, क्या बोल रहे हैं? 8 के आसपास आएगा, 7 to 8 के बीच में आएगा, करेक्ट। तो ये दोनों ही है, एटलीस्ट मेरे केस में, जो मेरे को रैंक दिलाया। मेरा था रैंक 10, और तुम लोग जानते हैं कितना रैंक होता है टोटल में? 50। और रैंक 10 मतलब ऐसा नहीं है कि 5 नंबर हटा दो तो भी हम 10th ही रहेगा, 5 नंबर हटा के तुम सीधा 15 हो जाएगा। एक एक नंबर पे एक एक रैंक आ जाता है, स्पेशली ऊपर में नहीं, ऊपर नीचे दोनों में ही रैंक तो रैंक ही है, एक एक नंबर पे एक एक रैंक आ जाता है। तो समझ लो अगर ये एवरेज कर दिया, 60 नंबर हटा दिया तो तुम रैंक के नीचे ही आ गया, रैंक होल्डर कैटेगरी के बाहर है। थोड़ा सा आइडिया लग रहा है? तो बस अपने लिए इतना ही इंपॉर्टेंस ये दोनों होल्ड करता है। जो बाकी लोग अगर निग्लेक्ट कर रहे हैं और हम लोग निग्लेक्ट नहीं करें तो एक एडवांटेज मिलेगा कि अल्टीमेटली जो तुम लोग एग्जाम दे रहे हैं दैट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो एब्सोल्यूट क्लास 12 और 10 की तरह नहीं है। एक सेकेंड ना, वो एब्सोल्यूट एग्जाम जो हम लोग स्कूल में देते हैं ना बचपन में, क्लास 10 का, क्लास 12 का, ये वैसा नहीं है कि मतलब जहां अगर खुद का पेपर अच्छा है तो क्लियर है। क्लास 10 और 12 वैसा एग्जाम था, कॉलेज का एग्जाम वैसा एग्जाम होता है। पर यहां पे अगर अच्छा करना है तो इसका मतलब बाकी लोग को खराब करना होगा, करेक्ट? नहीं, हम कुछ सिखा नहीं रहे, तुम गलत चीज सीख रहे हो, अभी ध्यान दो, खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे खुद के खुद तो अच्छा करना ही है, पर संग में भगवान से ये भी प्रे करना है कि
दूसरा खराब करे। अब देखो ये चीप हरकत हो गया, ये चीप हरकत हो गया, चतुर वाला हरकत अपने नहीं करेंगे। नहीं हम नहीं किया था, यहीं पे हम बता रहे अभी हम क्या किया था। हाँ तुम अगर बोलोगी तो ऐसा ही करेगा भगवान, उल्टा कर लेगा। तो इसलिए हम उसका सोल्यूशन दे रहे हैं कि ऐसा प्रार्थना ऐसा करना ही नहीं है कभी। नहीं नहीं, अरे हम सिखा भाई, ये तुम ये सीख ली ना, और इतना जो ज्ञान बांटा वो तो नहीं सीखी। हाँ सुनो, अभी हम सिखा रहे हैं, ये था जो नहीं सीखना था, जो तुम लोग ऑलरेडी सीख गया। अब वो भी जान लो जो हम लोग को सीखना है, ठीक है। हाँ तो नहीं, कैसे 73 आना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो हम बता देगा, वो हम मतलब करा भी देगा। अपने को सिर्फ इतना एक माइंडसेट का बात होता है, माइंडसेट का बात। अगर तुम लोग डे 1 पे ये मान लिया कि ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग है, हम खुद बोल रहे हैं बोरिंग है, जब हम पढ़ता था बहुत बोरिंग लगता था, पर दैट इज द रीजन व्हाई एवरीबडी इज लिविंग इट। अगर कॉस्ट बोरिंग बन जाए या सपोज अकाउंट्स बोरिंग बन जाए तो वापस वो नेग्लेक्ट होने लग जाएगा ना। वो प्रैक्टिकल है, अपने को वहां नंबर देखना है, कैलकुलेट करना, उसमें सभी को मजा आएगा, किसको नहीं आएगा। मेरे को भी बहुत मजा आता था। पर अगर हम वही चीज में मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, तो फिर फायदा क्या है। अल्टीमेटली एडवांस स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो वो होना चाहिए जो दूसरे का वीक पॉइंट हो या वीकनेस हो। तो बस मेरा एक चीज जो रैंक 10 लाने पे सही था, सिर्फ एक चीज जो सही था वो ये था कि हम इन दोनों सब्जेक्ट को एटलीस्ट नेग्लेक्ट तो नहीं किया। इन दोनों सब्जेक्ट को हम नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होने दिया। और टुवर्ड्स द एंड मेरा मैक्सिमम टाइम दिन का थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने में ही जाता था। लॉ, ऑडिट और ईएसएसएम, उस समय आईटीएसएम बोलते थे। और हम ब्रेक लेता था, पता है कैसे, प्रैक्टिकल रिवाइज करके। जब सपोज करो 2-2.5 घंटा लॉ पढ़ लिया, अभी दिमाग गया एक बार के लिए, तो फिर हम कॉस्ट ले लेता था या अकाउंट्स ले लेता था, फटाफट से प्रैक्टिकल से ब्रेक मिल जाता था, नंबर से अपने आप ध्यान उधर पहुंच जाएगा। ये करने हम नहीं बोल रहे, मेरा स्ट्रैटेजी चला था, अलग तरीके से था, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइज इज कि ये जो अपना थ्योरी सब्जेक्ट है, दोनों ऑडिट और ईएसएसएम, अगर जेन्युइनली किसी को रैंक लाना, इधर मतलब ऐसे बोल रहे, किसी को रैंक लाना है, हाँ मतलब हवा वाला लाना है, सीरियस वाला लाना है, सीरियस वाला लाना है ना, तो तुम लोग के लिए तो ये दोनों नेग्लेक्ट करना महापाप हो जाएगा। पाप भी नहीं, महापाप हो जाएगा। बोरिंग लगे, नींद आ रहा हो, कुछ भी हो, पर पढ़ना पड़ेगा। रीजन बीइंग बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। रैंक आएगा इंडिया में सिर्फ 50 लोग का, कुछ बहुत डबल रैंक ले लो, कुल मिला के 80 लोग से एक ज्यादा का रैंक नहीं आता है। समझ में आया ना। रैंक 1 to 50 कुछ बहुत में डबल लोग पहुंचेंगे, 44, 45 ये सब में डबल हो सकता है। तो कुल मिला के 80 मैक्स टू मैक्स रैंक आएगा, उसके बियॉन्ड नहीं आता है। तुम लोग को पहुंचना है टॉप 80 पीपल जो सीए इंटर बैठे हैं। पॉसिबल है, हम खुद तो देखे आए, रंजन सर भी देखे आए हैं, लोग देखे आते ही हैं, बट स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। उसके लिए बस स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। तो ये दोनों फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी का ऐसा है कि एकदम श्योर शॉट क्लियर ही करना ये टर्म में कि नहीं भाई मल्टीपल अटेम्प्ट चलेगा। अरे मतलब हाँ मतलब ऐसा ही है ना कि एकदम एक बार में बैठना और निकाल लेना है, श्योर शॉट, करेक्ट। तो वहां पे भी ये दोनों हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों नेग्लेक्ट नहीं किया मतलब तुम हम राइट रिटन में दे देगा कि क्लियर हो जाएगा, कौन कौन लेगा ले लेना आफ्टर क्लास। अगर ये दोनों नेग्लेक्ट नहीं किया तो बस बहुत छोटा 3-4 रूल्स होता है जो हम लोग कोर्स में ही समझ जाएंगे। अगर वो सब चीज ऑन पॉइंट है तुम लोग का, सीए इंटर बहुत ही इजी गेम है। जेन्युइनली बोल रहे हैं, दे के ही बोल रहे हैं, बिना दिए बोलता तो बोल सकता था कि कुछ भी बोल रहा है, दे के बोल रहा है। बस कुछ चीज है जो ऑन पॉइंट और सही होना चाहिए, दैट इज द ओनली गेम। चलेगा ऐसे डर वर का कुछ नहीं, हम तो अच्छा चीज बता रहे हैं, हम वो बता रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे होंगे और अपने नहीं करेंगे, रिवर्स। तो बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में होगा जो ऑडिट और आईटीएसएम ये दोनों पढ़ने में जान निकल जाता है, इसको नेग्लेक्ट करके जाएगा। और इन दोनों का तो तुम लोग को कहानी भी सुनने में आता होगा, एमसीक्यू ऐसा मस्त सर्कुलेट हो जाता है एग्जाम हॉल में। हाँ
क्योंकि किसी को आता नहीं होगा, वो भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि ये दोनों में यूजुअली एमसीक्यू आता है ना, ऑडिट और आईटीएसएम। अब जो ईएसएसएम बन गया 30 का एमसीक्यू आ गया अब नया वाला कोर्स में। तो इनमें क्या होता है कि एमसीक्यू बहुत कम लोग को आएगा, कि एमसीक्यू के लिए तुम लोग को पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा और मैक्सिमम लोग ये कर नहीं पाते। तो पूरा कोर्स पढ़ने के लिए 30 मार्क्स एमसीक्यू बहुत इजी होता है स्कोर करना। ये सब स्ट्रेटजी हम बताएगा, वो हम लोग कवर करेंगे। पॉइंट बीइंग कि एमसीक्यू जब नहीं आता है तो एग्जाम हॉल में सर्कुलेट होने लगता है। अब सोच के देखो ना, अगर तुम लोग को आता तो क्या तुम लोग सर्कुलेट होने देता अपना एमसीक्यू? सोच के देखो, होने देता? वहां चतुर वाला फीलिंग आता ना, मतलब चतुर भी नहीं यार, इसमें तो नॉर्मल इंसान भी नहीं होने देगा। मतलब अरे इतना मेहनत से पढ़ के ये कैसे सर्कुलेट होने दे दे? तो अगर सर्कुलेट हो रहा है मतलब वो तो पक्का पक्का गलत है। हाँ, वो पक्का पक्का गलत है। तो सर्कुलेशन पे कभी जाना मत, तो अपने अपना करेंगे। क्या मेरे टाइम पे तो रिटन था ना, 100 मार्क्स रिटन, फुल रिटन, वो बैठ के 3 घंटा लिखना पड़ गया था। पर ठीक है, उसका भी एक अलग मजा था। बोलो, बस मतलब इतना सा चीज जानना है कि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है और लाइफ में नहीं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने में। अगर तुम लोग का टारगेट है पास होना है तो, अगर टारगेट है एग्जामिशन लाना है तो, अगर टारगेट है रैंक लाना है तो, तीनों में सेंस बना? बोलो यस, बोलो यस तो जोर से। परफेक्ट, लाइफ इज इजी, वेरी गुड। दिख गया शायद। हाँ, टैक्स में 68। अरे ये तो कम खराब नहीं है क्या? अरे तुम लोग बाकी में चला गया, पर्पस फेल हो रहा है मेरा। ठीक है, एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं इसको। चलो ठीक है, तो तुम लोग को मेरा सब्जेक्ट का है वो बताना। बुक को क्या कर रहा है? स्मेल? नहीं, उसमें नॉर्मल पेपर ही है। अच्छा, नहीं मतलब ठीक है, बट जिस तरीके से तुम लोग करा रहे तो मेरे को लगा कि नहीं मतलब रॉ पेपर है, पेड़ से कटा हुआ पेपर वही है। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, तो गोल क्लियर है? बस गोल अपना ये कि हम लोग ये दोनों सब्जेक्ट, हम ये नहीं बोल रहे कि ये एक्स्ट्रा पढ़ना है, नहीं, 8 सब्जेक्ट है, 8 पढ़ना है, पर हम बस इतना बोल रहा है कि ये दोनों नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और यार अगर तुम लोग यहाँ पे आ रहा है, 60 क्लासेस का डेडिकेशन के साथ आ रहा है, कमिटमेंट और डेडिकेशन लग रहा है, अगर नेग्लेक्ट ही करना है तो आराम से घर पे बैठ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकता था ना, या मान लो मस्त एकदम चिल्ली कर सकता था। तो अगर तुम लोग यहाँ पे आ रहा है, हम लोग बहुत बार रिवाइज करेंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सारा कीवर्ड, सारा मार्किंग्स तुम लोग के पास होगा। बस वो जो क्या बोले साइकोलॉजी होना चाहिए, जो मेंटल सिचुएशन होना चाहिए या मेंटल थॉट प्रोसेस होना चाहिए, जो सीरियसनेस, बस उतना सा चाहिए, उतना ही चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल देगा, हंसी मजाक में ये सब्जेक्ट निकलेगा, पर वो बेसिक लेवल ऑफ क्लैरिटी दिमाग में होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में बहुत सारा पार्ट्स आएगा जहां लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, ऑब्वियस सा बात है ना। हर सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन हम लोग अच्छा बना भी सकते हैं, कुछ पोर्शन जो शायद बोरिंग भी लग सकता है, पर ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चलेगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम लोग ये 60 क्लास इज्जत से अगर ये 60 क्लास 1 to क्लास 60 बैठ के सुन लिया और पूरा क्लास पार्टिसिपेट कर लिया, जहां जहां हम लोग रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवीजन मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मेरे को पूरा बुक आ गया है, मतलब अब तक मैं रट चुका है, पर वो मेरे लिए नहीं होगा। हम बार बार फिर भी रिवाइज कराएगा, किसके लिए कराएगा? तुम लोग के लिए। तो अगर वो सब में तुम लोग रिवाइज कर पाएगा, वो लोग रिपीट कर पाएगा, एकदम बार बार जितना बार भी हम लोग रिवाइज करेंगे, जितना बार भी रिपीट करेंगे, सब कुछ करता हुआ चलेगा। तुम लोग घर जाके बुक खोल के देखना, पेजेस ऐसे पलटता जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा घर पे ईएस पढ़ने में लास्ट में जाके। तो बस क्लास में एटलीस्ट जब 2 घंटा बैठ रहे तब सीरियसली बैठ जाओ, मतलब सीरियसली ऐसे नहीं कि मतलब मुंह एकदम सीरियस करके, वो नहीं,
बट जो अगर जो हम लोग बोल रहे हैं एग्जाम्पल वगैरह सुन लिया अच्छे से, मस्त लिख लिया एग्जाम्पल, और स्पेशली जब हम लोग कुछ रिवाइज कर रहे हैं तो चिल्लाना है। और जो लोग घर बैठ रहे लाइव ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि सुनेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है, बट फिर भी बोलना। जब तक बाकी लोग तुम लोग को पागल नहीं बोले तब तक तुम लोग EISSM तो नहीं पढ़ा है। बाकी लोग जो बाद में गूगल ड्राइव भी देख रहा होगा वो लोग भी, बाकी लोग अगर पागल नहीं बोले कि तुम क्या स्क्रीन को देख के चिल्लाए जा रहा है, तब तक EISSM तुम लोग नहीं पढ़ा है। अगर लोग पागल बोले तो ठीक है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, चलेगा। तो अब थोड़ा पेपर पैटर्न तुम लोग को पता है क्या? EISSM का पेपर पैटर्न कैसा है? नहीं पता, कोई बात नहीं। किसको? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं अच्छा है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा पागल लोग का जरूरत है, जो बोले। नहीं बोलेगा माइक लेके आ जाएगा या बुला लेगा, सच्ची बोल रहे बुला लेगा, या नहीं तो हम आ जाएगा, डोंट वरी। बोलने के लिए भी इंसेंटिव। ठीक, ओके चलो। 100 मार्क्स का अपना पेपर EISSM, ठीक है। अब इसमें 2 पार्ट है, तुम लोग को पता है क्या? बोलो ना, 2 पार्ट है ना। पहला क्या? EIS और दूसरा SM। मतलब EIS तो बहुत जोर से बोल लिया, अब SM में सब धीमा हो गया। वेरी गुड, ऐसे ही पूरा कोर्स चला लेना, वेरी गुड। EIS में अब ये दोनों 50-50, अरे यार दिस इज नहीं 50-50, ये दोनों 50-50, ठीक है। 50 EIS 50 SM। अभी EIS में MCQ कितना पता है? नहीं है तो दोनों मिला के है। इसका है 15 MCQ, करेक्ट। और ऑब्वियसली SM में भी 15 MCQ, तो कुल मिला के 30 मार्क्स में लाइफ इज वेरी इजी, वेरी इजी। और ये 35 हो गया अपना डिस्क्रिप्टिव, या बोले तो रिटन, जो भी बोल लो। इधर भी 35 ऐसा, सेंस बना, बोलो ठीक है। तो अपना पूरा पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है। देखो EIS और SM को हम लोग अलग अलग क्या करें, है तो दोनों ही सिलेबस का पार्ट, तो अपना पूरा पेपर बस 2 पार्ट में बना हुआ है। एक है ऑब्जेक्टिव 30 मार्क्स, और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव बोल दो 70 मार्क्स। और ये जो 70 मार्क्स है इसमें ऑप्शंस भी आता है। जैसे 35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 5 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा, जो तुम लोग क्वेश्चन 1 बोलता है ना, वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स, बचा 30। अब 30 में 10 मार्क्स का एक एक ब्लॉक होगा, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन होगा, उसमें 10 मार्क्स का एक एक ब्लॉक रहेगा। ये पूरे डिटेल में लिखवा दे क्या? चलो ठीक है, आओ हाँ कर लो, इसमें क्या है। यदि 35 का इधर ब्रेकअप लिख लेते हैं, 5 मार्क्स कंपलसरी, ये लो। तुम लोग नोटबुक क्यों बनाया है? क्या कर गया इतना मोटा नोटबुक का? नहीं मतलब क्या सोचा क्या था करने का? चल हम नहीं बोला, क्या सोचा था करने का इतना मोटा नोटबुक में?
मेरे को देख के डर लग रहा है कि हमको कितना लिखवाना है। अरे हम तो बोले 60 रुपए भी क्यों खर्चा किया। अरे इतना बढ़िया से बुक बना किसके लिए, मेरे लिए थोड़ी। उसमें डालना चाहिए था, 20 रुपए को कॉपी किया। अरे ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट में काम आएगा, चिंता मत करो। तब मेरे को याद कर लेना, यहाँ रुपया बचा था। नहीं आएगा भाई, ई बाप रे। अरे एक मतलब तुम लोग सोचा क्या था इतना मोटा मोटा नोटबुक में करने का। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते। ऊपर में देखो व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस, ये इतना सुंदर प्रोफाइल के ऊपर में ब्लैंक पेज है, वहां ये लिख लो। और इतना ही लिखने का काम है पूरे ये है इसमें। बाकी हम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बताता है कैसे क्या करना है। हम वही देखे नोटबुक कहां से निकल गया। हाँ हम बताए कैसे पढ़ना है, हम बता रहे, सब बता रहे हैं। भाई तो हम हल्का भाग भी हल्का करा दिया, रुपया भी बचवा दिया, और सोचा अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा, क्यों नोटबुक नहीं होना चाहिए, आएगा वो आएगा। हाँ ये अगर मतलब ऐसे जानकारी के लिए लाइफ में कभी अगर जरूरत पड़े रेफर करने को तो लिख लो। चले ऐसे कोई इसमें लर्न नहीं करना है, आगे चले। 5 मार्क्स कंपलसरी अपना EIS, ठीक है। और जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है उसमें आएगा 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 जो अपने को सॉल्व करना है। मतलब 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन अपने को करना है। 3 into 10 30। बोलो हो गया ना, 30 एडअप हो गया, वेरी गुड। और ये जो 10 मार्क्स है ना, ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं रहेगा, कैसा रहेगा 6 + 4। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। लाइफ इज वेरी इजी EIS में, SM में भी है, SM में भी। बोलो ठीक है यहां तक, बोलो ना। अब ये 35 में आ जाओ। ये 35 में क्या है, 5 इज व्हाट, कंपल्सरी, एंड नेक्स्ट 30 जो बचा अगेन 3 आउट ऑफ 4, 10 मार्क्स ईच। तो वापस से 3 into 10 30। बस इसमें चेंज सिर्फ इतना, ये जो 10 मार्क्स का एक ब्लॉक बनेगा दैट इज 5 + 5। यहां 6 + 4 का बाइफर्केशन नहीं है, सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच चलेगा, परफेक्ट। और बाकी MCQs में तुम लोग इसका इससे ज्यादा ब्रेकअप अभी चाहिए नहीं, जब लगेगा हम बता देगा किस टाइप का MCQ आता है, कैसा आता है, वो अपने कवर कर लेंगे। बोलो सेंस बना इतना तक, परफेक्ट। ये हाँ बोलो। नहीं MCQ एकदम क्लियर, टिक्का टिक्की, जय माता दी अगर नहीं आए तो, पर हम लोग के लिए जय माता दी वाला काम नहीं आएगा। ABCD रहेगा, स्ट्रेट 1 ऑप्शन टिक करना है। अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर तुम लोग नेगेटिव मार्किंग में क्यों जाते, 30 और 30 लेंगे हम लोग, क्यों टेंशन लेता है। MCQ इज वेरी इजी। बोलो डन, यहां तक डन, बोलो डन, जोर से बोलो, वेरी गुड। इसके बाद हाँ, इसके बाद कुछ मिथ्स है। मिथ्स मतलब समझता है, कुछ जो चीज तुम लोग सुना होगा जिससे डर लगा होगा पर वैसा सच नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। सबसे पहला EIS नेग्लेक्ट कर दो। EIS से ज्यादा इजी है SM। सुना है कौन सुना है, सब सुन क्या है, अरे वाह, अरे मतलब अच्छा है, मेरे लिए इजी हो रहा है। EIS अब तुम लोग अगर दोनों बुक कंपेयर करेगा, 2 बुक मिला है ना अपने को, सबको मिला है ना, 2 बुक मिला है ना, नोटबुक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हम बताता है, उसमें भी आता है। 2 बुक मिला है, वो दोनों बहुत इज्जत से बहुत मेहनत से मेरा बुक बनाया हुआ है,
उसको ही बस पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है ये भी बता देगा। एक अपना ईएस का बुक है 300 पेजेस, दूसरा है एसएम 200 पेजेस। तो सुन के लग गया अच्छा एसएम पे फोकस करना है। जब मार्क्स बराबर, जब इधर कहां गया, ये रहा, मार्क्स बराबर और पेज 100 कम, तो हर कोई एसएम पे फोकस करता वापस से। जब हर कोई अगर एसएम पे फोकस कर रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। मतलब फोकस करेंगे, वर्ड्स पे मत चले जाना। ये मत बोलना कल को आके आप बोले तो एसएम पे फोकस नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ईआईएस जो लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं वो हम लोग नहीं करेंगे। तो अपना फर्स्ट फोकस, इसलिए हम लोग शुरू ईआईएस के संग कर रहे हैं, इसलिए शुरू ईआईएस के संग कर रहे हैं। फर्स्ट फोकस रहेगा ईआईएस, 2 रीजन से। एक, बाकी सब छोड़ दे रहे हैं इसीलिए, और दूसरा ईआईएस में मार्क्स लाना बहुत इजी है। क्यों इजी है? ईआईएस में क्वेश्चन आएगा एकदम लॉलीपॉप, हेडिंग से उठ के क्वेश्चन मार्क जोड़ देगा। वो लोग ट्राई भी नहीं करेगा नया कुछ बनाने का। हेडिंग लिया, टॉपिक का हेडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिपका दिया, दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर कट एकदम सेट ऑफ पॉइंट्स तुम लोग के सामने रहेगा, दिमाग में याद आ जाएगा, वो मेरा गारंटी है। तो ईआईएस में इजी क्या होता है पता है? एकदम क्लियर कट बुक का पॉइंट्स। ईआईएस में द गुड एंड द बैड पार्ट इज, या तो आता है और या फिर नहीं आता है। करेक्ट? या तो आएगा या नहीं आएगा, पर हम लोग आएगा वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे। और जब आएगा तो 6 मार्क, मतलब 6-7 पॉइंट अगर हम लोग लिख लिए तो एग्जामिनर कैसे चेक करता है पता है? 1 पॉइंट, और हम लोग शो ऑफ करेंगे पेपर में। कैसे क्या करना है वो पूरा 60 क्लास है। पहला हम सारा ज्ञान फर्स्ट क्लास नहीं दे रहा है, धीरे धीरे ज्ञान देते रहेगा। पॉइंट लिखा, बुक का हेड पॉइंट लिखा, अंडरलाइन किया, एग्जामिनर वो पढ़ के टिक मार्क 1 बगल में, इस तरह से मार्किंग होता है। वो टिक मारा और बगल में लिख दिया 1 मार्क। तो फिर ईआईएस में 6 आउट ऑफ 6 मिलना बहुत इजी हो जाता है अगर हम लोग सही से लिखे हैं। वो कैसे लिखना, क्या करना है वो सब हम बता देगा, पर पहला चीज इतना जानना है कि ईआईएस में 6 आउट ऑफ 6 मिलना पॉसिबल है और लोग को मिलता है, नंबर 1। सेम 4 आउट ऑफ 4 में भी। और एसएम में क्या है, एसएम पढ़ने में तो इजी है और बहुत मजेदार भी लगेगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारा एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज वगैरह रहेगा, बहुत मजा भी आएगा। पर जब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा टाइप का आता है एसएम में पता है? केस स्टडीज। 5 मार्क्स का केस स्टडी आ जाएगा। वो केस स्टडी का आंसर भी अपने को पता होगा और उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेंगे। पर हमेशा एसएम जैसा चीज में मैनेजमेंट वगैरह तुम लोग कभी पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, बीएसटी, कॉमर्स, ये सब, या अभी पढ़ रहा होगा कॉलेज में, तो वहां हम लोग कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव राइटिंग आ ही जाता है। कितना ही ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव राइटिंग आ जाता है। तो इसलिए 5 आउट ऑफ 5 एसएम में लाना थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल है इनफैक्ट। तो अपने दोनों पढ़ेंगे। ईआईएस मार्क्स को बूस्ट कराता है, और क्योंकि एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से सोचो, ईआईएस में अगर मार्क्स मिल रहा है तो ऑटोमेटिक इंप्रेशन बन गया कि इसको आता है, प्रिपेयर्ड है, तो एसएम वो अपने आप मार्क्स बढ़ा देगा। सेंस बना? तो फोकस दोनों होगा, ईआईएस पहले, दूसरा एसएम। और तुम लोग खुद लास्ट में जाके मेरे को बोल देगा अच्छा वो ईआईएस पे फोकस कर लिया, क्योंकि ऐसा लोग बोला है पास्ट में। एसएम में क्या है ना, ईआईएस एसएम पेपर कैसे डिफिकल्ट होगा पता है? ईआईएस कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से आया और बुक अगर पढ़ के गया तो वो आंसर पता है। डिफिकल्ट होगा एसएम का केस स्टडी, तो मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा केस स्टडी दे देगा, दैट इज डिफिकल्ट। तो अगर तुम लोग सोच के देखो उस पर ही रिलाई करके जा रहा है तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने ईआईएस अच्छे से भी करेंगे, एसएम को भी पूरा फुल फोकस करके जाएंगे दोनों। दैट इज नंबर 1 कि ईआईएस को नेग्लेक्ट करो, एसएम को पढ़ो। पहला चीज जो तुम लोग सुना वो गलत, बोलो गलत। हाँ क्या कर रहे हैं? क्या हाँ क्या गलत क्या सही? गलत ना, वेरी गुड। एमसीक्यू में ट्रू और फॉल्स का रीजन लिखना होगा? बिल्कुल नहीं। एमसीक्यू सीधा क्वेश्चन आएगा जब हम लोग कंटेंट चालू करेंगे, सिलेबस चालू करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से 1 सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, 2 सही नहीं हो सकता है। तो जो 1 सही है, जो हम लोग को लग रहा होगा जो सही है, बस उसको टिक करके आना है। टिक मतलब OMR, गोला मार के आना है, बस। दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू। करेंगे सब डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज ईआईएस फोकस, ईआईएस पे फोकस, वापस ईआईएस पे फोकस, वेरी गुड। तो पहला
दूसरा, अभी नोटबुक का क्या करेगा, यही ना, नोटबुक का क्या करेगा, सोच के देखो। ऑलरेडी 2 बुक, एक ईएस बेचारा 300 पन्ना, नहीं बेचारा ईएस को नहीं बनाते, ईएस 300 पन्ना का बुक, एसएम 200 पन्ना का बुक, बेचारे हम लोग 500 पन्ना पढ़ना पड़ेगा, बेचारे हम लोग। अब उसमें भी तुम लोग बोलेगा नोटबुक बनाना है, बना लो, मेरा क्या जाता है, हम लिखा देगा। बस सोच के देखो, एग्जाम के एक दिन पहले जब आज दे के आया, हम लोग का पेपर 7 है, 6 कौन सा था, ऑडिट होता है ना, हाँ आज देख के ऑडिट का एग्जाम शाम को 6 बजे, हम मस्त वीडियो डाल चुका होगा 1.5 दिन में कैसे ईएस को रिवाइज करना है, वो तुम लोग देख लेगा, वो तुम लोग अभी देख लिया, एग्जाम तो आने दो, हाँ वो ठीक है, वो हमेशा आएगा, तो वो तुम लोग देख के रेडी हो गया। पर अभी सोच के देखो, पता नहीं चलेगा, बुक से पढ़े कॉपी से पढ़े, बुक से पढ़े कॉपी से पढ़े, और वो सोचने में ही आधा टाइम निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग लाइफ को बहुत इजी रखेंगे और एक जगह से ही रेफर करेंगे। ईएस का एक बुक, एसएम का एक बुक, 50 मार्क्स बस उसी बुक से कवर करते हुए चलेंगे, राइट। और जो भी लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, जो भी रनिंग नोट्स वगैरह जो भी हम लोग लिखेंगे, अपने बुक में ही देखो राइट लेफ्ट में बहुत सारा व्हाइट पेज छोड़ा हुआ है, उसका पैसा हम ऑलरेडी इनकर कर चुका है, इसलिए तुम लोग नोटबुक वाला पैसा बचा लो। इतना तो जगह है आसपास में, क्या करेगा वो जगह का, नहीं उतना ही लिखना है। अब तुम कितना लिखने वाली हो, सम थोड़ी बनाना है, यहाँ चलेगा। तो वो जितना भी ब्लैंक स्पॉट्स है, ब्लैंक स्पेसेस है, वो अपने उसको यूज कर लेंगे, करेक्ट, सेंस बनेगा। अल्टीमेटली लिखवाने में बहुत इजी, हमको हम तो लिखवा देगा, पर अल्टीमेटली अगर 1.5 days पढ़ नहीं पाए तो फायदा क्या होगा। अपना टारगेट अभी क्या है, 3 घंटा अच्छे से लिखना है, नंबर 1। अब वो 3 घंटा अच्छे से लिख पाने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा जानता है, वो 1.5 दिन में पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर 1.5 दिन में सिलेबस कवर नहीं हो पाया, वो 3 घंटा एग्जाम में नहीं लिखा जाएगा। तो वो 1.5 दिन में कवर हो जाए, इसके लिए सिलेबस को कंसाइज बनाना बहुत जरूरी है। नोटबुक नहीं, अब तुम लोग अग्री करेगा, बोलो नो नोटबुक, वेरी गुड, अपने इससे ही कर लेंगे पूरा बुक। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी जब हम लोग ये बुक पढ़ेंगे, ईएस 300 पेजेस, एसएम 200 पेजेस, ये जब हम लोग पढ़ेंगे, गोइंग डाउन, अब अभी क्या अपना जून मिड चल रहा है, गोइंग डाउन जहां जहां अगस्त सितंबर एग्जाम का महीना आने लगेगा, तब तुम लोग को लगेगा अच्छा और छोटा हो जाता तो अच्छा होता। तब बहुत सारा रिवीजन चार्ट्स मिलेगा, बहुत सारा रिवीजन चार्ट्स मिलेगा, तो शायद इसको रेफर कर लेने से सेंस बनेगा। रिवीजन चार्ट बनाना 100 रुपया का काम है, हम भी बना सकते हैं, पर देयर इज अ रीजन वाई ना तो हम कभी रिवीजन चार्ट्स रेफर किया और ना तुम लोग को रेकमेंड करेगा या बना के देगा। क्यों, अभी हम प्रूव कर दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर किसी को चाहिए रिवीजन चार्ट, तुम जरूर बना के दे देगा। अभी देखो, तुम लोग कभी एग्जाम हॉल में लिखने बैठा है, पेपर कभी कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, फाउंडेशन में, उसके पहले स्कूल में भी लिखने बैठा है ना, पहली बार तो नहीं है, नॉट योर फर्स्ट टाइम, लिखने बैठा है। तो अब जब लिखने बैठा है, सोच के देखो, ऐसे टेक्स्ट फ्लो करते हुए कभी नजर आए, तारे जमीन पर वाला हरकत कभी नहीं होता है, नहीं होता है। तो क्या रिकॉल हुआ है, अरे कुछ तो आया है, टीचर का आवाज भी नहीं आएगा, मतलब कभी कभी आ जाएगा, कहीं कहीं आ जाएगा, पर पेज का इमेज जरूर आएगा कि ये पेज नंबर पे अच्छा ऊपर में था, नीचे में था, उस पेज के पीछे में था, इधर ये डायग्राम था, वो भी याद आ जाएगा, उसके नीचे टेक्स्ट था, इतना तक याद आ जाएगा। मतलब ह्यूमन ब्रेन, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में हम कोई एक्सपर्ट नहीं था, हाँ हाँ करेक्ट, वही तो बोल रहे, जगह याद आ जाता है ना। अभी टेक्स्ट क्यों नहीं याद आता वो भी हम बता देगा, जगह याद आ गया, दैट इज बिकॉज ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस ऑन विजुअल्स, उसको इमेजेस याद रहेगा। इसलिए बचपन में देखा हुआ मूवी आज तक याद है, पर कल पढ़ा हुआ सिलेबस अभी याद नहीं है। सही होता ना, बोलो क्या सही बात पकड़ रहे, हर्ट हो रहा है, नहीं मत हो, ऐसे सोल्यूशन है सब चीज का। तो मतलब ह्यूमन ब्रेन इज विजुअल मेमोरी, उसको ऐसे टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं जमता है, तो समझ में नहीं आएगा। तो अब अगर हम लोग अभी सपोज करो एक बुक से पढ़ रहे हैं, लेट्स सी ये जो अपना बुक है यही बुक रहेगा ना, हाँ, इससे अपने पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा इमेजेस क्रिएट हो रहा है बुक का, बहुत सारा इमेजेस बुक का क्रिएट होते हुए चल जाएगा। अब एग्जाम के 1 महीना पहले अगर तुम लोग ये बुक साइड रख दिया और दूसरा रिवीजन चार्ट रेफर कर लिया, या कोई और बुक ही क्यों ना रेफर कर लो, तो जो इमेज, जो मेमोरी अभी तक क्रिएट किया था, वो टार्निश कर दिया, वो खत्म कर दिया, और एक नया मेमोरी क्रिएट करने में चला गया।
कंटेंट वही चीज है, कंटेंट वही चीज है, पर अगर सेम कंटेंट तुम लोग यहां 4 मिनट में पढ़ पाता, एग्जाम्पल 4 मिनट में पढ़ पाता, अब वही सेम कंटेंट वहां पे 15 मिनट लग जाएगा पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी हिल चुका। तो ये बहुत छोटा छोटा चीज है जो पता नहीं अभी नया फैशन में आ गया है। मेरे लिए रिवीजन चार्ट बनाना बहुत बड़ा मार्केटिंग का एक गेम है। हम सुंदर सा बना देगा और लोग आ जाएंगे, पर दैट इज अ डिजास्टर फॉर यू। अगर एज अ स्टूडेंट कभी भी हम ये सब चीज रेफर नहीं किया। एक बुक से पढ़ो, आज से जो बुक रेफर कर रहा है एक ही बुक से पढ़ो और लास्ट डे तक वही बुक से पढ़ना। अगर तुम लोग को क्लास में आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर करने में कोई एक पैसा प्रॉब्लम नहीं है, जिन एकदम कर सकता है, एकदम कर सकता है, पर लास्ट डे तक वही बुक को रेफर करना, वही बुक को रेफर करना। क्यों? अपना एफर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? एक बुक से पढ़ा, लास्ट डे तक वो बुक होना चाहिए बस। और बाद बाकी एफर्ट मेरा डला हुआ है। हम आईसीआई बुक से ही रेफर किया है, आईसीआई बुक को कॉन्साइज बना दिया है। आईसीआई बुक इज 800 पेजेस प्लस अमेंडमेंट 900 पेजेस। 900 पेजेस को हम लोग डाले 500 पेजेस प्लस वो थोड़ा बहुत जो लूज शीट है वो है। अब उसमें हम काटा क्या? कोई टॉपिक या कहीं पे कोई रेलेवेंट चीज नहीं काटा है। काटा ये वो कोई एक बात को 4 बार बोलता है, तो हम लोग एक बात को एक बार बोलेंगे, बस उतना ही चलेगा। और अगर तुम लोग यहां नोटिस करेगा, ये बुक का एक कलर कोड चला है। बुक फ्लिप करो, जितना भी लेफ्ट वाला साइड तुम लोग को दिखेगा वो रेड कलर में होगा। लेफ्ट वाला साइड पूरा का पूरा रेड कलर में दिखेगा और राइट कॉलम्स तुम लोग को ब्लू में दिखेगा। करेक्ट? तो ये जो रेड वाला पोर्शन है दैट इज ऑल द हेड पॉइंट्स, जो आईसीआई मटेरियल में इसे बोल्ड करके दिया हुआ है वो हेड पॉइंट्स है। तो अपना फुल फोकस होगा ये कंटेंट को याद रखना। ये हेड पॉइंट्स पे अपने फोकस डालते हुए चलेंगे। दृश्यम, दृश्यम का रेफरेंस कहां है? चलिए, तो अपना फोकस रहेगा लेफ्ट साइड वाला जो हेड पॉइंट्स है वो हेड पॉइंट्स पे फोकस। और राइट साइड में तुम लोग देखो हम कुछ कुछ कहीं कहीं पे बोल्ड करके रखा है, वो कीवर्ड्स है, वो हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट करके वो हेल्प करेगा। सेंस बना? तो अगर सपोज करो कभी तुम लोग को मन करे रिवीजन चार्ट्स देखना है, रिवीजन चार्ट्स देखना है मतलब जल्दी 1 घंटा में एक चैप्टर रिवाइज करना है, कुछ मत करना, सारा रेड वाला पोर्शन पढ़ते हुए चल जाना। हो गया रिवीजन चार्ट। अब रिवीजन चार्ट क्या होता है? जैसे ये बेनिफिट्स, इसको अगर हम एक चार्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे बना दे, हो गया वही रिवीजन चार्ट है, पॉइंट तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए मेमोरी से छेड़ना मत, अपना जो मेमोरी क्रिएट कर रहा है वो रहने देना, वो हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में। करेक्ट? सेंस बना? बोलो यस, परफेक्ट। अभी और कोई डाउट है कि हम लोग इसे चालू कर दे? कर सकते हैं ना? हाँ। बाकी जो जो जैसे जैसे आता रहेगा वो हम कवर कर लेगा। वैसे अपना सिलेबस तो हम बता दें एक बार। ईएएस में है 5 चैप्टर, 50 मार्क्स 5 चैप्टर्स। तो अब ये मत पूछना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते, कौन सा नहीं छोड़ सकते। सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 चैप्टर है, 50 मार्क्स है, ऑप्शन ले लो तो 60। तो ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर से 10-12 मार्क आना है। करेक्ट? ऑन एन एवरेज हर चैप्टर से 10-12 नंबर तो आना ही है। कहीं कोई टर्म में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, वैसा है। तो अपने कोई चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, रॉ चैप्टर कभी कोई छोड़ना नहीं है। पर तुम लोग ऑब्वियस सा बात है लास्ट डे पे सब कुछ नहीं पढ़ सकता है, तो इसके लिए हम लोग डे 1 से ही एबीसी एनालिसिस जो होता है ना वो करते हुए चलेंगे। तो एग्जाम बोल रहा है, बुक में कुछ टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट लिखा होगा मतलब कैटेगरी ए, कुछ टॉपिक्स में सिर्फ हम लोग क्यू मार्क कर देंगे मतलब कैटेगरी बी। क्वेश्चन है पॉसिबल आ सकता है। और कुछ कैटेगरीज में जो हम तो रीड लिखवाता है पर तुम लोग रीड करेगा नहीं उसको, वो हम श्योर है, पर मेरे को रीड लिखवाना होगा। आई कांट राइट इग्नोर, पर तुम लोग इग्नोर कर देगा वो चलेगा, वो कैटेगरी सी। सेंस बना? तुम लोग डे 1 से वैसे ही मार्क करके चलेंगे कि लास्ट डे तुम लोग को ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़े। एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन टर्म, पास्ट टर्म्स के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट है वो लास्ट डे हम बता देगा। डन? चलेगा? ये ईएएस का बुक था, ये रहा अपना एसएम भी एक बार निहार ही लो, क्या दिक्कत है। 8 चैप्टर, हाँ ठीक है, अभी काम नहीं है लेकिन यह चलेगा, काम नहीं है। 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 50 मार्क्स का वेटेज है। अब इसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये जब हम लोग एसएम चालू करेंगे तो देख लेंगे।
पर अपना तरीका वैसा ही चलेगा कि हम लोग कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोग को लेट से टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, चैप्टर छोड़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, चैप्टर छोड़ना है, सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पोर्शंस कवर कर लेना ना, वो बेटर होगा। चैप्टर छोड़ने वाला मतलब तुम लोग 100% 12 नंबर एग्जाम में बोल दिया कि हम नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, तो वो हम लोग नहीं करेंगे। सेंस बना? बोलो यस। परफेक्ट। चलो तो अब पहला हम लोग चालू करते हैं ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। हम लोग का सीक्वेंस क्या रहेगा जानना है क्या कि चालू कर दे? कर दे, चलो ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहला चैप्टर ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। और बाकी ऐसे कुछ डाउट है या कुछ सुना है जो सच है या जो लगता है कि ये सच नहीं होना चाहिए, वैसा कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा, नहीं सेल्फ स्टडी था मेरा। हाँ, जरूरत तो हम बोलते हैं ऑटो सब्जेक्ट का नहीं है, जरूरत तो हम बोलते हैं ऑटो सब्जेक्ट का नहीं है, कोई पढ़ सके तो। हाँ हाँ, मतलब देखो इसमें, अच्छा बता दे सीक्वेंस। एक सेकंड, पहले ये क्वेश्चन का एड्रेस कि ईएसएसएम में ट्यूशन का दरकार है या नहीं। मतलब अब बहुत ही फनी होगा, कोई वीडियो खोल के देखिएगा पहला क्लास ले लिया ट्यूशन, अब ये कौन आंसर कर रहा है, ये सब हम यूट्यूब पे चलो ठीक है, पर वैलिड डाउट। मेरे हिसाब से ऑटो सब्जेक्ट में किसी का जरूरत नहीं होता ट्यूशन का, पर ट्यूशन तब लिया जाता है अब जब अभी का सिनेरियो में इतना सिलेबस बढ़ गया है, तो बिकॉज कोई सब्जेक्ट निग्लेक्ट नहीं हो लास्ट के लिए तब लिया जाता है। जैसे तुम लोग रियलाइज करेगा कि अगर ईआईएसएम नहीं शुरू किया होता आज के दिन तो कब शुरू होता पता भी नहीं, करेक्ट? तो बस वो पर्पस है। और अब बाकी तुम लोग ले चुके, हमको क्यों जस्टिफाई करना है, करेक्ट? हाँ, लर्निंग की पॉइंट करना है ना, लर्न क्या करना है वो एक बार चैप्टर बताते हैं तो थोड़ा सा कवर करता हुआ चलेगा, कैसे क्या लर्न करना है। चैप्टर सीक्वेंस, ओके देखो चैप्टर सीक्वेंस रहेगा अपना फर्स्ट चैप्टर 1, सेकंड हम लोग जाएंगे चैप्टर 3 पे, वो हम लोग ब्रेक कर लेंगे। चैप्टर 3 बहुत बड़ा है, तुम अगर एक बार में किया तो पता चलेगा चैप्टर 3 के बाद क्लास आधा हो गया, मतलब आधा हो गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। तो चैप्टर 3 हम लोग ब्रेक कर देंगे, कुछ पोर्शन पहले कुछ पोर्शन बाद में। उसके बाद चैप्टर 2 फिर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंड 5 या 4 to 5 कैसे भी कर लेंगे, चलेगा वो। डन? हाँ, पहला जो अपना प्रायोरिटी वाला चीज है वो फर्स्ट चैप्टर करना है और फिर चैप्टर 3 का फर्स्ट हाफ, ये अपने को पहले करना है। उसके बाद देख लेंगे जो मन हुआ वो कर लेंगे, फिर इंटरलिंकिंग नहीं है ऐसा। चलो अभी बोलो ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ये अपना चैप्टर 1। प्रोसेस वर्ड का मतलब पता है? प्रोसेस वर्ड तुम लोग को अभी बहुत बड़ा प्रवचन तुम लोग सुन चुका है बहुत बढ़िया से, अब तुम लोग को बोलना पड़ेगा। हम तो बोलेगा पर अब संग में तुम लोग को भी बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। प्रोसेस वर्ड का मतलब बोलो। कुछ सुन तो नहीं रहे मेरे को, अगर तुम लोग बोलने का ट्राई कर रहे तो। प्रोसेस मतलब वे टू, अरे भाई हिंदी में बोल सकता है, एग्जाम्पल दे सकता है, तुम लोग को एग्जाम नहीं लिखना है अभी। कुछ करने का तरीका, स्टेप्स, चलो स्टेप्स, और क्या? प्रक्रिया और सीक्वेंस। मतलब मोटा मोटा तुम लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड आंसर्स अच्छा दे रहे हैं, पर नॉर्मली अगर बोलो तो प्रोसेस क्या है? सपोज करो रोज सुबह उठा, तुम लोग भागा दौड़ी करता है ट्यूशन जाने के लिए, रोज सुबह करता है, रोज सुबह किसी ना किसी घर में जितने भी लोग हैं, पापा करते होंगे ऑफिस जाने के लिए भागा दौड़ी, मम्मी करती होगी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, या जो भी अपना अपना एम्बिट में सबका अपना अपना एक डेडिकेटेड रोल है जो डेली बेसिस में सेम चलता है, करेक्ट? ऐसा तो है नहीं कि कल तुम लोग का ट्यूशन ऑफ हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्या काश नहीं होगा। तो मतलब डेली बेसिस में एक ये एक्टिविटी वैसा ही काम चलेगा, सेम सीक्वेंस में चलेगा, सिमिलर पैटर्न में चलेगा। ऐसा नहीं है आज सुबह उठ के अगर 10 बजे ट्यूशन था तो कल 11 बजे है, करेक्ट? वैसा नहीं है ना। तो एक स्टैंडर्ड रूटीन प्रोसेस, एक सिमिलर पैटर्न में हम लोग काम कर रहे होंगे, वो हो गया प्रोसेस, करेक्ट?
अब जब इसी चीज को अगर हम लोग बिजनेस में डाल दे, कोई भी बिजनेस में अप्लाई करे, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक ही स्टैंडर्ड तरीका काम करने का, उसको क्या हम लोग बिजनेस प्रोसेस बोल सकते हैं? बोलो यस और नो, बिजनेस प्रोसेस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, प्रोसेस इज इक्वल टू तरीका इज इक्वल टू प्रोसीजर। वेरी गुड। चलो इधर देखो, एक ये है अपना हम लोग के यहाँ वाला बिजनेस प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये एडमिशन लेने वाला बिजनेस प्रोसेस है। अब यहाँ पे तुम लोग कैसे करता है, एक पहला क्वेश्चन आंसर दो। यहाँ पे जितना लोग भी बैठा है या लाइव ऑनलाइन बैठा है या गूगल ड्राइव में बाद में देख रहा होगा, हर एक जन जो एडमिशन ले रहा है, क्या उनपे क्या प्रोसेस बदल जाता है हम लोग का? नहीं, सेम ही तरीके से हम लोग एडमिशन लेंगे ना। करेक्ट, कोई भेदभाव नहीं है कहीं पे, राइट। सेम तरीका से एडमिशन लिया जाएगा। कैसे? हर एक स्टूडेंट पहले, अरे देखो ना इधर देख के बोलो, पहले क्या करेगा? एंट्री मारेगा, आएगा, खुश होके कि एडमिशन लेना है, फिर उसको एडमिशन फॉर्म पकड़ाया जाएगा। एडमिशन फॉर्म, अच्छा वैसे तुम लोग को पता है ना, हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं। एक है धीरे धीरे, एक है सीनियर मैनेजर और दूसरा है अग्नीश भैया, उसको हम लोग थोड़ा रिस्पेक्टेबल रखते हैं, अग्नीश भैया। और तीसरा है नहीं, जो बहुत पतले वो है सीनियर मैनेजर, और दूसरे हो गए अग्नीश भैया जो कंप्यूटर तो टेकी लुक देता ना, कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कुछ करता रहेगा, वो अग्नीश भैया। और तीसरा है चौधरी अंकल, उसको हम लोग बोलेंगे डोरेमोन। ऊपर जाके मत बोल देना, उसको हम लोग बोलेंगे डोरेमोन, ठीक है? डोरेमोन, हाँ बोल देना, मतलब ये तो चुगली है एकदम, ठीक है? तो 3 लोग, कोई बात नहीं, अभी तो बस चालू ही किए। 3 लोग हैं, सीनियर मैनेजर, अग्नीश भैया और डोरेमोन। अभी सपोज करो एक तुम लोग आया तो कोई एडमिशन फॉर्म पकड़ाएगा, वो काम बहुत छोटा है, फॉर्म ही तो पकड़ाना है, वो कर लेगा अपना सीनियर मैनेजर। फॉर्म पकड़ा दिया, थोड़ा बहुत बोल दिया कि ये करना है, उससे ज्यादा बोला नहीं जाएगा। और फिर तुम लोग का काम होगा क्या? फिलअप करना। फॉर्म एकदम फिलअप करेगा, जो सब्जेक्ट थी, जो अपना डिटेल्स है, सारा कुछ भर देगा। फाउंडेशन मार्क्स तुम लोग ब्लैंक छोड़ देगा, शर्म से छोड़ देगा ना, हाँ ब्लैंक, वेरी गुड। तो हम मजाक कर रहे हैं, भर रहा ही होगा। फिलअप किया, उसके बाद पेमेंट। यार हम तो पेमेंट पे आया ही नहीं था अभी, चलो ठीक है, इधर पेमेंट ही लिखा है। पहले फिलअप किया, फिर पेमेंट और इनवॉइस संग में बनता है। अगर हम लोग पेमेंट ले लिया और इनवॉइस नहीं दिया, तो इफेक्टिवली तुम लोग को चढ़ना चाहिए कि पैसा का रिसीट तो होना चाहिए। कल को कौन बोलेगा कि पैसा लिया? तो एक इनवॉइस होना चाहिए साथ में। तो एडमिशन फॉर्म फिलअप हो गया, उसके बाद गया पेमेंट करने के लिए कि जो सब्जेक्ट चाहिए, जितना सब्जेक्ट चाहिए उस हिसाब से, और संग में उतने का एक इनवॉइस बन के आना चाहिए। इनवॉइस मतलब कुछ नहीं, मेमो, एविडेंस कि हम लोग इतना रुपया दिए हैं, इस इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, करेक्ट, फॉर सो एंड सो सब्जेक्ट। एक एविडेंस हुआ, और हम लोग को भी एविडेंस देना पड़ेगा, जीएसटी में लगता है, इनकम टैक्स में लगता है, हर जगह लगता है, करेक्ट, इनवॉइस। और उसके बाद बुक्स बनेगा, बोल रहा है, बुक्स का पैकेट रेडी होगा, जो सब्जेक्ट लिया उस हिसाब से बुक्स का पैकेट रेडी हुआ। एंड संग में अगर जैसे तुम लोग फेस टू फेस में बैठा है, तो आईडी कार्ड का जरूरत है, थ्योरेटिकली जरूरत है, तो आईडी कार्ड अपना बन के आया, करेक्ट। ये प्रोसेस है, हाँ मतलब जरूरत नहीं, चेहरा याद हो जाता है। तो ये प्रोसेस बन के आया, और उसके बाद बुक्स और आईडी कार्ड लेके तुम लोग घर चला जाएगा। थोड़ा खुश होके जाएगा, दुखी मन से जाएगा? खुश होके ना, वेरी गुड, खुश होके जाएगा। लाइफ इज इजी, खुशी रहना चाहिए, खुश होके घर जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस था, क्या ऐसा होगा कि एक जन ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है और दूसरा जन कुछ और ही फॉलो कर रहा है? नहीं, फॉर एवरी स्टूडेंट यही प्रोसेस अपने फॉलो करेंगे। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बिजनेस प्रोसेस। स्टूडेंट आया, फॉर्म उसको पकड़ाया गया, कोई एक जन पकड़ा है सीनियर मैनेजर, वो फिलअप किया, उसके बाद पेमेंट, जितना भी पेमेंट बनता है वो पेमेंट दिया, इनवॉइस लिया,
बुक्स और आईडी कार्ड अपना लेके निकल लिया, करेक्ट। ये एप्लीकेबल होगा हर एक एडमिशन के लिए, हर एक एडमिशन के लिए, इररिस्पेक्टिव कौन सा सब्जेक्ट है, इररिस्पेक्टिव वो कौन सा स्टूडेंट है। कोई ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट अलग से तो किसी को नहीं मिलेगा ना, करेक्ट, सेंस बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक बिजनेस प्रोसेस। इसको ब्रेक करेंगे। क्या यहां पे एक ही काम हो रहा है या मल्टीपल काम हो रहा है? मल्टीपल काम हो रहा है, जैसे क्या क्या? करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्म पकड़ाया गया, वो फिलअप कर रहा है, फिर वो पेमेंट लिया, इनवॉइस बनाया जा रहा है, बुक्स रेडी किया जा रहा है, आईडी कार्ड रेडी किया जा रहा है, बहुत सारा काम है यहाँ पे, करेक्ट। तो क्या पहला ये चीज बोल सकते हैं, अ बिजनेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज मिला के एक बिजनेस प्रोसेस बना, राइट। और दूसरा, ये प्रोसेस के पीछे क्या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है? हम लोग का कोई ऑब्जेक्टिव है या नहीं है? पैसा कमाना? नहीं, इतना चीप नहीं हम लोग। हाँ, क्या गोल है यहाँ पे? गोल क्या है? एडमिशन लेना, एडमिशन लेना, सोशल सर्विस। सोशल सर्विस ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, तुम लोग समझ गया ना, कोई गोल है। बात बाकी पर्सपेक्टिव मैटर्स, ठीक है। तो बस इतना सा ही चीज है अपना बिजनेस प्रोसेस। देखो दो चीज, अब बिजनेस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ क्या? सेट ऑफ एक्टिविटीज। इट इज एन एक्टिविटी या अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो एक गोल अचीव करने में काम आएगा, एक गोल अचीव करने में काम आएगा, अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे यहां पे एडमिशन वाला प्रोसेस देखो, तुम लोग को हम नीचे वो प्रोसेस बना दिया है, तो ऐसा कोई कॉपी नहीं करना पड़ेगा। क्या यहां पे अलग अलग एक्टिविटीज था? बिल्कुल, सेट ऑफ एक्टिविटीज। क्या इसका कोई एक गोल था, ऑब्जेक्टिव था? एडमिशन लेना कि जल्दी ले ले, मतलब बिना कोई हैरेसमेंट, बिना किसी को बहुत ज्यादा वेट किए बिना हम लोग एडमिशन ले ले, उसका सेंस बना? यस और नो? यहां तक क्लियर है? बस इतना ही था। नेक्स्ट, अभी एक चीज आओ, तुम लोग के हिसाब से क्या लगता है, कोई भी कंपनी में, अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो एक एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल बिजनेस प्रोसेसेस का। जैसे हम लोग के केस में, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एडमिशन लेना एक बिजनेस प्रोसेस हुआ, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या बिजनेस प्रोसेस हो सकता है? हाँ बोलो बोलो। मॉल्स वगैरह में क्या होता है? सेल कर सकते हैं, सेल करने के लिए एक प्रोसेस होगा। अभी उधर सत्यम भी बोला परचेज डिपार्टमेंट एक प्रोसेस हो सकता है परचेज करने का। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस चलेगा। अकाउंटिंग फाइनेंस, जो बंदा बैठ के टैली में एंट्री करेगा, इज दैट अ बिजनेस प्रोसेस? यस और नो? ऑब्वियसली, क्योंकि उसको हर टैली एंट्री तो सेम मैनर में चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले में वो टैली एंट्री कंप्यूटर में मारेगा, नेक्स्ट टैली एंट्री वो लिख के करेगा, ऐसा नहीं है, करेक्ट। पूरा का पूरा अकाउंट्स ही वो कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन करेगा, अगर वो वैसे कर रहा है। और नहीं तो जो तुम लोग दिवाली पे बनाता था ना, जो दिवाली पे एक बुक का पूजा होता है, क्या नहीं किया क्या कभी? उसको हम लोग बही खाता बोलते हैं, रेड कलर का बुक। वो पहले, बहुत पहले अकाउंट्स उसमें बनता था। हाँ, अभी भी बनता है, पर अभी एक पोर्शन बनता है, जैसे सपोज करो पेटी कैश, अभी वो सब उसमें बनता है, क्योंकि अब मैक्सिमम चीज तो टैली पे शिफ्ट हो गया। सेंस बना? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इधर पे हो, इधर नहीं इधर। यहां पे क्या है, यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। क्या हर एक डिपार्टमेंट का अपना बिजनेस प्रोसेस होगा या नहीं होगा? बुक में नहीं है, बुक में जरूरत भी नहीं है, डोंट वरी। तो जैसे इस केस में एक देखो, सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस सेल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से पैसा आ रहा है, करेक्ट। सेल्स होगा बिजनेस, इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोसेस। अब क्या सेल्स का प्रोसेस विल बी सिमिलर टू अकाउंटिंग फाइनेंस? नहीं। क्या अकाउंटिंग फाइनेंस का प्रोसेस विल बी सिमिलर टू परचेज? नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अलग हो गए ना, कुछ तो अलग चले गए। यस और नो? यस। तो यहां पे अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरीज
ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। इसमें मार्क करेंगे, पहले वहां पे आ जाओ, इधर आ जाओ, पहले इस पे आ जाओ, बोलो। एसी से ठंड लग रहा है, अच्छा। तो आई थिंक ये बंद करके वो ऑन कर लो, एक बार स्विच मार लो। फैन तो एक ही है, या तुम लोग टेम्परेचर वगैरह कुछ एडजस्ट कर लो, अगर ये हेल्प करता है। अभी किसी को लगभग जाएगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा भाई, भरोसा नहीं है तुम लोग का। चलो ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग एक कंपनी में अलग अलग बिजनेस प्रोसेसेस पॉसिबल है, तो उसको हम लोग 3 अलग हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। 3 अलग हेड्स में क्लासिफाई करेंगे, क्या वो सब छोड़ दो, पहले कैसे क्लासिफाई करना है वो देखो। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर इनमें से हम बात करें तो कौन सा होना चाहिए? सेल्स। क्यों नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? सेल्स। क्यों सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां से प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो चीप बना दिए एकदम, वहां से रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अब सेल्स, वहां पे हम लोग कस्टमर से डील कर रहे हैं, कस्टमर खुश होगा तो ही पैसा आएगा, रेवेन्यू तभी आएगा, तो सेल्स डिपार्टमेंट अपना ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सेल्स कर पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सेल्स बढ़िया हो, सेल्स बूस्ट हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? सेल्स एंड मार्केटिंग हम लोग संग में डाल देंगे, और प्रोडक्शन। करेक्ट। सपोज कोई भी, जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग बेस्ट रिलेट कर पाएगा। अब तुम लोग कब आएगा, कब आके एडमिशन लेगा? जब सुना होगा ऐसा कि अच्छा पढ़ाया जाता है तभी तो, ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा वरना। तो मतलब पढ़ाना क्या काम हुआ? ऑपरेशन। पढ़ाना सेल कैसे होगा? यहाँ पे हम लोग सेल थोड़ी कर रहे हैं कुछ भी, पढ़ाना हुआ ऑपरेशंस। ये हम लोग का डे टू डे एक्टिविटी है, जो डे टू डे काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में गुड्स जो बना के बेच रहा होता है, उसमें काम क्या है? प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। तो जो चीज हम लोग ऑपरेशंस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो गुड्स बन के जाता है मैन्युफैक्चरिंग, ये मेन काम होगा, करेक्ट। तो सेल्स तब होगा जब ऑपरेशन सही है या मैन्युफैक्चरिंग सही है, और मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशंस में परचेज इंपॉर्टेंट होगा या नहीं? बुक हम लोग के केस में ऑपरेशंस हम लोग बुक संग में दे रहे हैं, तो बुक परचेज करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि हम लोग ही बैठ के प्रिंटिंग प्रेस डाल के वो प्रिंट करवा रहे हैं, वही उसको छपवा रहे हैं। कर सकते थे, बट दैट इज नॉट आवर एक्सपर्टीज। तो हम लोग क्या करके रखते हैं? आउटसोर्स, कोई और हम लोग के बिहाफ में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली उससे परचेज कर लेंगे। तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अल्टीमेटली बाकी सब तब चलेगा जब ये 3 चीज चलेगा। क्या क्या? जो अभी हम लोग डिस्कस किए। सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे पहले, क्यों? क्योंकि वहां से रेवेन्यू आ रहा है, और सेल्स एंड मार्केटिंग तब काम आएगा जब ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग इंटैक्ट है, वो सही से हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में गुड बढ़िया बनना चाहिए। जैसे तुम लोग एप्पल यूज करना होगा, मोबाइल फोन ले लो तो एप्पल सबसे बढ़िया है, नहीं तो वन प्लस या जो भी फोन यूज करता है वो क्यों यूज करेगा? मतलब ठीक है, अभी अगर नहीं भी यूज करता है, गोइंग फॉरवर्ड तुम लोग सब लोग एप्पल में आ ही जाएगा, एक ना एक दिन आ ही जाएगा। ऐसे मेरे को पसंद नहीं है, हम खाली एग्जाम्पल में ले लेता है, आ ही जाएगा। नहीं, हम नहीं यूज करता है, आ ही जाएगा एक ना एक दिन, करेक्ट। एक ना एक दिन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसका प्रोडक्ट बहुत वाहियात तो नहीं है, वैसे नहीं बोलते, क्वालिटी, हाँ, शो ऑफ करने काम आता है। तुम उससे खरीद सकती हो। अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट वैसा है कि वो मेघना के लिए शो ऑफ का एक सिंबल बनेगा। वो पीछे कवर भी नहीं लगाएगी, कवर भी लगाएगी तो बीच में एप्पल छेदा वाला होगा, एटलीस्ट उसका लोगो क्लियर दिखना चाहिए, करेक्ट। तो तुम्हारे लिए वो शो ऑफ का जरिया हुआ, बाकी लोग के लिए भी शो ऑफ का जरिया है, पर बोलने के लिए ये बोलते हैं एटलीस्ट उसका प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का बना होगा ना, ऐसा हम लोग को लगता है। नहीं, ऐसा ही है यार, ऐसा नहीं, ऐसा ही है। एप्पल हैज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स।
तो इसलिए लोग खरीदते हैं, इसलिए लोग उसको खरीदते हैं, राइट। तो कितना ही वो सेल वेल कर ले, कितना ही मार्केटिंग कर ले, अल्टीमेटली उसका अगर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं होगा, उसका क्वालिटी ऑन पॉइंट नहीं होगा, क्या कोई खरीदेगा? नहीं। ये हुआ एक। और नेक्स्ट, अगर उसको अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको जो उसका रॉ मटेरियल लगेगा, फोन में क्या रॉ मटेरियल लगेगा, जो अपना टच स्क्रीन है, जो उसका प्लास्टिक या मेटल बॉडी है, वो सब चीज अंदर जो जो चिपसेट्स लगेगा, वो सब जो परचेज कर रहा है, दैट हैज टू बी ऑन पॉइंट, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होना चाहिए। सो 3 प्रोसेसेस, इनमें से 3 मार्केटिंग को सेल्स में डाल दो, 3 प्रोसेस ऐसा है जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या क्या 3? सेल्स एंड मार्केटिंग, वहां से रेवेन्यू आ रहा है, तब आएगा जब ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग सही है, और वो तब सही होगा जब परचेज में क्वालिटी गुड्स आ रहा है। सेंस बना? सेंस बना? ये एक कैटेगरी हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस, प्राइमरी क्यों बोलते हैं समझ में आया? क्योंकि ये है तो कंपनी है। अगर सेल्स खराब होगा तो एचआर कितना ही अच्छा हो, कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा होगा? नहीं होगा ना। एचआर में तुम लोग सब समझ गया, सेल्स में इतना पैसा कमाने वाला बात चल रहा था तब इतना हंसी तो नहीं आया, गोल ही क्लियर नहीं। नहीं तो हम तो सेल्स में भी हंस रहा था। क्या क्या? ठीक है, तो यहां पे क्लियर हुआ, सेंस बना। प्राइमरी प्रोसेस बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस होता है कस्टमर के लिए, सेल्स, ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, परचेज। यहां पे हम लोग कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करते हैं, जैसे हमारे केस में अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, वैल्यू डिलीवर हुआ। एप्पल के केस में एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे, डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेसेस। अब नेक्स्ट, ये हुआ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब परचेज डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, और सेल्स में भी बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो ये सारे एम्प्लॉइज खुश है या नहीं, सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं, इनके लिए भी तो कुछ प्रोसेसेस बना होगा। जैसे, हाँ पता ही था, यही आना था। चलो, जैसे एचआर। एचआर का काम क्या होगा? वो कस्टमर से कभी बात करेगी? नहीं। किससे बात करेगी? एचआर अपने लिए ऐसा ही है। किससे बात करेगी? एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज से वो लोग अपना काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं, ग्रीवांस एड्रेसल जिसको हम लोग बोलते हैं वो। तो यहाँ पे अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट, अपने लिए नहीं सॉरी, एम्प्लॉइज के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? एचआर। वो कस्टमर के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर को पता भी नहीं होगा एचआर कौन है। तो एक ये एचआर वाला प्रोसेस। दूसरा अकाउंटिंग फाइनेंस। क्या इससे कस्टमर को कोई फर्क पड़ना है कि हम लोग टैली में अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं या बही खाता में अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं? नहीं। तो ये किसके लिए फायदेमंद चीज है, किसके लिए मैटर करेगा? ये मैनेजमेंट के लिए, कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, करेक्ट। तो अकाउंटिंग फाइनेंस। और तीसरा एक और आता है, वो यहां पे ऐसे लिखा नहीं है, इसको हम लोग लिख देते हैं। ये ऐसे लिखने का दरकार नहीं है, हम लिखवा देगा। आईटी। आईटी। आईटी किस लिए यूज किया जाता है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अगर आईटी नहीं हो तो एम्प्लॉइज कैसे काम करेंगे? मैन्युअली। सपोज करो कल को तुम लोग आर्टिकलशिप में जाएगा, तो क्या एक्सपेक्टेशन के साथ जाएगा कि लैपटॉप वगैरह मिले? पैसा कुछ होगा नहीं। हाँ, बस एक्सपेक्टेशन लेके तुम लोग चला जाएगा, पर ऐसा कुछ होगा नहीं, लैपटॉप वगैरह मिले तो। पर अगर लैपटॉप सच में मिल जाए, अगर सच में मिल जाए तो क्या तुम लोग काम बेटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बेटर कर पाएगा, ऑब्वियस सा बात है। कंप्यूटर होगा तो बेटर काम कर पाएंगे, राइट। सेंस बना। तो एचआर, अकाउंटिंग फाइनेंस और आईटी, क्या ये 3 कस्टमर के लिए है? ये है कंपनी के लिए, यानी बाकी इंप्लॉइज के लिए, वो लोग बेटर तरीके से काम कर पाए, ये उसलिए है। उसलिए है या नहीं है? है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेसेस। सेकेंडरी प्रोसेसेस। और बस अभी क्लासिफाई कर रहे हैं। और एक ये जो इधर ऊपर बैठा हुआ है,
इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। इसका क्या काम है? कुछ नहीं, बस बैठ के सबको देख रहा है। इसको हम लोग ज्ञान वाला काम बोलते हैं ना, मेजरिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, ये वो करेगा। तो बाकी डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, इसका काम उतना ही है। सेंस बना पूरा? तो अब इधर देखो, यहां पे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, जिसमें इसको क्यू मार्क कर लो, जिसमें है यहां पे 3। जिसमें है यहां पे, या एक सेकेंड इसको रीड मार्क कर लो। तुम लोग का काम इजी किया, इजी। इसमें तो पिच तो आना ही नहीं चाहिए था। अरे हम रीड काट के इंपॉर्टेंट मार्क कराए तब तुम लोग बोलो ऐसा। चलो, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, यहां पे क्या है? 3 टाइप। सबसे पहला ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस, नेक्स्ट सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस, तीसरा मैनेजमेंट प्रोसेस। 3 टाइप जो भी पढ़े। ऑपरेशनल ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, ऑपरेशनल ऑल्सो नोन एज प्राइम। अभी भी नहीं आ रहा है, वो स्टैंडर्ड वॉइस लेवल मैच नहीं हो रहा है। वेरी गुड। ऑपरेशनल ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, वेरी गुड। सपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी, और मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज नथिंग। यही देख रहा था कि ऐसे रट्टू तोता की तरफ बोला तो नहीं जा रहा है। ठीक, वेरी गुड। तो प्राइमरी में 3 बिजनेस प्रोसेस हम लोग पढ़े। क्या क्या? जो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहले तो सेल्स, रेवेन्यू आ रहा है। सेल्स के लिए ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और उसके लिए परचेज। अब सीधा कर लो, परचेज, ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन बाद में सेल्स। ये 3 हो गया अपना प्राइमरी या ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। नेक्स्ट सपोर्टिंग में क्या क्या आएगा? HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस, IT, 3। और फिर अपना मैनेजमेंट में कुछ अपने को जानना नहीं है, वो मैनेजमेंट का जनरल काम है, मॉनिटरिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग, ये सब करता है। यहां पे एक वर्ड लिख लो, वो सुपरवाइज करता है। उसका काम बस रहता है सुपरवाइजिंग अदर बिजनेस फंक्शंस। बोलो, सेंस बन रहा है यहां तक? तो ये तीनों एग्जाम्पल मार्क कर लो। परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, इसी में नीचे डाल लो ऑपरेशंस, और इसके बाद है अपना सेल्स। 3 सेंस बना। सपोर्टिंग में अपना 3 क्या आया? सबसे पहला HR, फिर अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड IT। अकाउंटिंग में एंड फाइनेंस लिख दो, दोनों एक ही डिपार्टमेंट बन जाता है, अकाउंटिंग फाइनेंस। करेक्ट। तुम लोग कॉस्ट में पढ़ के आएगा, बजटिंग पढ़ा है? बजटिंग वो किसका काम है? बजट बनाना किसका काम है? टॉप मैनेजमेंट। तो ये हम लोग पढ़े इधर, बजटिंग। करेक्ट। और बाकी हम लोग SM में बहुत सारा इसका एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि वहां सारा काम मैनेजमेंट का ही है। जैसे प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो बस 2 मार्क कर लो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बजटिंग। सेंस बना? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, चलेगा। अब प्राइमरी प्रोसेस में जो 3 फंक्शन आया था, परचेज, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स, वो क्या काम करता था? ऑपरेशनल प्रोसेस तो था, वो तो नाम में ही है, ऑपरेशनल और प्राइमरी। पर वो काम क्या करता था? वो वैल्यू डिलीवर करता था किसको? कस्टमर को। देखो, इट डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। बस इतना ही अपने को जानना है, इट डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट, या बोले तो प्राइमरी बनता है। कितनी ही अच्छी HR लगा लो, ले आओ मतलब, पर अगर आप सेल्स ढंग से नहीं कर पाए, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा? कोई भी बोल रहा है? हाँ, तुम लोग नई कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं, नहीं ना? परफेक्ट, वेरी गुड, समझ गया तुम लोग। तो मतलब ऑपरेशनल या प्राइमरी प्रोसेस को 100% होना होगा, तभी बात बाकी काम करेगा। सेंस बना? बोलो।
अब सपोर्टिंग या सेकेंडरी बिजनेस प्रोसेस क्या किया, इट सपोर्ट्स द प्राइमरी प्रोसेसेस। प्राइमरी प्रोसेस सही से हो रहा है नहीं, ये काम है सपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस का। अकाउंटिंग फाइनेंस, टैली एंट्री सही से हो तभी सेल्स का एंट्री रहेगा, सारा का सारा एंट्रीज अपने पास में रहेगा। आईटी हो तब जाके हम लोग R&D बेटर कर पाएंगे, एफिशिएंसी बेटर हो पाएगा। और HR है तो एम्प्लॉइज काम कर पा रहे हैं, मतलब वो डिमोटिवेटेड नहीं है। सेंस बना? वेरी गुड। तो इट मीन ये बैक करता है यानी सपोर्ट करता है कोर प्रोसेसेस को, सपोर्ट करता है कोर प्रोसेसेस को। तुम लोग वैसे यहां जो HR एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हैं ना, जब तुम लोग पहला दिन पहुंचेगा वही देख के डिमोटिवेट होगा। हाँ हाँ, नहीं हम कहां कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहां पे बेसिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सुपरविजन का काम होता है। सेंस बना? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? क्या हुआ? इसमें क्या बोलो, सेंस बना इतना तक? कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन बोलो ना। वेरी गुड। अभी रिपीट करेगा एक बार, चलो बोलो। कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, कितना कैटेगरी है? एक मिनट, कितना कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। पहला ऑपरेशनल प्रोसेस ऑल्सो नोन एज प्राइमरी प्रोसेसेस। सेकंड सपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी। थर्ड मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज नथिंग। वेरी गुड। तो अभी ऑपरेशनल या प्राइमरी में एग्जांपल्स क्या है? परचेज, ऑपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। सपोर्टिंग या सेकेंडरी में क्या है? अकाउंटिंग, HR। एक मिनट, सीक्वेंस। सबसे पहला HR आएगा, HR, अकाउंटिंग, फाइनेंस और IT। सेंस बना? और उसके बाद हम लोग आए मैनेजमेंट प्रोसेस में। वहां एग्जांपल क्या क्या था? बजटिंग पढ़े हैं और प्लानिंग, बजटिंग पढ़े और प्लानिंग। करेक्ट। प्राइमरी प्रोसेस करता क्या है? इट डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर। सेकेंडरी या सपोर्टिंग प्रोसेस क्या करेगा? वो प्राइमरी को सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं। और मैनेजमेंट प्रोसेस जनरल सुपरविजन, मॉनिटरिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग, सुपरविजन, ये सब करेगा। सेंस बना? पूरा सेंस बना? कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ठीक है। अब नेक्स्ट इधर आओ, देखो यहां पे ये जो अपना बिजनेस प्रोसेस था, यहां पे बोला कितने लोग हैं? 3 लोग का बात किया था ना। देयर आर 3 पीपल। कौन कौन? सीनियर मैनेजर, अग्निश भैया और डोरेमोन। अभी 3 लोग हैं, पर क्या ये 3 लोग का जरूरत है नहीं? क्या है या नहीं है? मतलब नहीं है ना? कहीं ना कहीं 3 लोग से कम में भी मैनेज हो सकता है। अब कौन सा 3 ये हम नहीं बोलेगा, पर 3 लोग से कम में मैनेज हो सकता है। करेक्ट। पता चलेगा तुम लोग जाके चीप हरकत करेगा, रिकॉर्ड करके जाके सुना देगा, और फिर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। तो इसलिए हम नहीं बोलेगा इसके आगे। तो मतलब 3 लोग हैं। अब सपोज करो एक जन को एडमिशन लेने में लग रहा है 20 मिनट। 20 मिनट एक एडमिशन लेने में, क्या ये कम हो सकता है? हो सकता है कम। और क्या हम लोग कम करने का ट्राई करेंगे? इतना डाउट के साथ क्यों बोल रहे? करेंगे ना, मतलब वी केयर अबाउट यू। तो हम लोग, हाँ लगा था ना उस समय भीड़ होगा, फिर भी 1.5 घंटा लगे। हाँ भाई, अब तुम लोग का 2 कार है ना, तो पॉइंट बिंग ठीक है, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते, वो एक्सेप्शन कैटेगरी। तो नॉर्मली 20-25 मिनट लगता होगा एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे ना कि ये टाइम कम होता जाए, क्योंकि भाई टाइम हैज वैल्यू, हर एक जन का टाइम का इंपॉर्टेंस है। तो ये टाइम को हम लोग क्या करेंगे? कम करने का ट्राई करेंगे। दैट मीन्स ये अपना बिजनेस प्रोसेस था, यस और नो था। क्या हम लोग इसको इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। इससे अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब कुछ नहीं, टू इंप्रूव।
टू इंप्रूव समथिंग। तो यहां हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हैं? इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं। किसको? बिजनेस प्रोसेसेस को। तो यहां हम लोग इंप्रूव करेंगे बिजनेस प्रोसेसेस को। करेक्ट? इंप्रूव किया जा रहा है बिजनेस प्रोसेस। इंप्रूव कैसे करते हैं? 3 तरीके से। 3 तरीका है, 3 E's बोलते हैं इसको। वर्ड्स खाली सुन लो, मीनिंग हम अभी बता रहे हैं। एक है इफेक्टिवनेस, दूसरा है एफिशिएंसी और तीसरा है इकोनॉमी। करेक्ट? ये अपना 3 E's। अब एग्जांपल्स के साथ मीनिंग बताता है। सबसे पहला इफेक्टिवनेस। अब सपोज करो जो अपना ये एग्जांपल था, यहां पे एडमिशन फॉर्म तुम लोग भरा, एडमिशन फॉर्म भरा, तो भी क्या उसमें गारंटी है कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तुम लोग सही लिखा होगा? क्या ऐसे? हाँ क्या भाई, बहुत सारा केस होता है जहां 9 डिजिट का कॉन्टैक्ट नंबर आता है हम लोग के पास, होता है। कहीं पे 11 डिजिट आ जाता है, जहां पे भी पर आ जाता है। कहीं पे 9 डिजिट आया, कहीं पे 11 डिजिट आया। तो क्या हम लोग बोलेंगे जब ये सब चीज हम लोग के डेटाबेस में जाएगा और कल को सच में मम्मी पापा को बुलाना पड़ जाए तो लग नहीं पाएगा, कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? नंबर गलत है। करेक्ट? अभी ईमेल आईडी का सपोज करो। ईमेल आईडी, एक तो तुम लोग का हैंडराइटिंग किसी के समझ में नहीं आता है, फैक्ट बात है, पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। तो एक तो हैंडराइटिंग समझ में नहीं आता है, उसमें तुम लोग ईमेल आईडी भी गलत सलत लिख दिया। 5 लगेगा S, 5 और S में कोई फर्क नहीं होता है, 0 और O में ऐसे भी कोई फर्क नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। तो सोच के देखो, ईमेल आईडी पढ़ के कोई डेटाबेस में टाइप कर रहा है तो चांसेस ऑफ एरर है या नहीं है? है। और ईमेल आईडी अगर गलत तो तुम लोग को जिंदगी में कभी क्लास नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो तो ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे ही जाएगा, क्लास नहीं मिल पाएगा। फिर तुम लोग परेशान करेगा कि क्लास नहीं आ रहा बोल के। तो पॉइंट बीइंग, यहां पे एरर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? एरर्स है, यहां पे एरर्स है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब एरर्स नहीं होना, एक्यूरेसी। सेंस बना? इफेक्टिव मतलब एक्यूरेसी। तो क्या यहां पे इफेक्टिवनेस का प्रॉब्लम है? करेक्ट? अब एक स्टूडेंट का एडमिशन लेने में 25 मिनट लग रहा है, कहीं कहीं पे 1.5 घंटा भी लग गया, 4 घंटा तो नहीं लगा तुमको। अगर तुमको 4 घंटा लगा तो पूरे बिल्डिंग को पता चल जाता ये एडमिशन लेना है, इसको 4 घंटा लगा है। ठीक है? तो 25 मिनट लेट से टाइम लग रहा है। अब उसमें अगर इतना ज्यादा टाइम लग रहा है तो गलती किसका? अरे मेरा क्यों, हम थोड़ी ले रहे हैं। अरे तो ये तुम लोग से पूछना बेकार है इस चीज में। अगर इतना टाइम लग रहा है मतलब कहीं पे जो लोग बैठ के एडमिशन ले रहे हैं वो गलत तो नहीं बोलेगा, वो बहुत ज्यादा स्लो है। अब जो चीज मान लो फॉर्म भर के दिन, मतलब फॉर्म पकड़ाना 1 मिनट का काम, वो मस्त एकदम मूड़ी खाते खाते पकड़ाएगा तो टाइम लगेगा ही। दूसरा, तुम लोग बैठ के भर लिया फॉर्म, अब भरने के बाद जब वापस आ रहा है तो पेमेंट और इनवॉइस में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड तो कुछ भी, मतलब बहुत जल्दी हो सकता था, 2 मिनट में कुल मिला के दोनों काम हो सकता था। पर अगर उसमें ही मूड़ी खाते खाते कोई काम करेगा तो टाइम लगेगा ही। और फिर बुक्स पैकिंग में मान लो आराम से हौले हौले करेगा तो फिर से टाइम लगेगा। तो मतलब यहां पे एफिशिएंसी का गड़बड़ है, इंप्लॉइज आर इनएफिशिएंट। ठीक है? ये ऊपर जाके नहीं बोलेगा ना? वेरी गुड। तो इंप्लॉइज आर इनएफिशिएंट। क्या ये एक प्रॉब्लम है? तो इसको यहां पे हम लोग एफिशिएंसी पढ़े थे, एफिशिएंसी बेटर करेंगे मतलब स्पीड बढ़ना चाहिए, टाइम कम होना चाहिए। जो 25 मिनट लग रहा है एडमिशन लेने में उसको लेके आएंगे 10 मिनट में, 5 मिनट में इफ पॉसिबल। करेक्ट? कैसे करेंगे वो देखेंगे, पर ऐसा करने का प्लान है, एफिशिएंसी। और तीसरा अपनाया इकोनॉमी, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी मतलब जानता है? कॉस्ट को रिड्यूस करना, इकोनॉमी। तो यहां पे अपने पास अभी कितने लोग हैं? 3। क्या 3 लोगों का जरूरत है? नहीं है। तो मतलब हम लोग एक्स्ट्रा सैलरी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सैलरी कॉस्ट इनकर किया जा रहा है, जो शायद अगर कम करे तो भी काम हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम।
तो क्या हम लोग उसको भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, मतलब इकोनॉमी, कॉस्ट रिडक्शन, रिड्यूसिंग द कॉस्ट। सेंस बना? 3 E's क्लियर है? पहला क्या पढ़े थे? इफेक्टिवनेस, दूसरा एफिशिएंसी, तीसरा इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी, एरर नहीं होना चाहिए। एफिशिएंसी मतलब टू रिड्यूस टाइम या टू इंप्रूव परफॉर्मेंस या स्पीड को बढ़ाना है, टू इंप्रूव द स्पीड, करेक्ट। तीसरा इकोनॉमी मतलब कॉस्ट को कम करना, टू रिड्यूस कॉस्ट। बोलो सेंस बन रहा है? यहां तक क्लियर है? परफेक्ट, वेरी गुड। तब तक मैं लाइव ऑनलाइन वाले लोग भी बता दो, यहां तक सब क्लियर है? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी? तो देखो 3 E's जो अभी अपने पढ़े, इसको बस मार्क कर लो। इंप्रूव करने पे 3 E's को इंप्रूव करना है। सबसे पहला इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी, क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड। इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी, नो एरर्स, करेक्ट। नेक्स्ट एफिशिएंसी मतलब क्या होगा? reduce time, टू रिड्यूस टाइम या इंप्रूव परफॉर्मेंस, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, कुछ भी बोल लो। बोलो, सेंस बना? और इकोनॉमी मतलब रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। 3 की जगह 2 लोग, इससे याद रहेगा ना, सैलरी कॉस्ट कम कर रहे हैं। नो एरर्स या मिनिमम एरर्स मतलब सेम एरर्स को रिड्यूस करना, ऐसे वर्ड्स पकड़ लेने से, एरर्स टू बी रिड्यूस्ड, मिनिमाइजिंग एरर्स, कुछ भी लिख लो, मतलब वर्ड्स पे से भावनाओं पे जाओ, वर्ड्स पे नहीं। सेंस बना? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। बोलो क्लियर है? यस और नो? परफेक्ट। अब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे? 3 E's इंप्रूव कर रहे थे बिजनेस प्रोसेस को। कैसे? बाय फोकसिंग ऑन 3 E's। क्या क्या? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, करेक्ट। अब ये कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इधर आओ, ये देखो, अभी यहां पे हम लोग इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी कैसे इंप्रूव किया तुम लोग बताएगा। एंट्री तो सेम ही रहेगा, तुम लोग की जगह कोई और तो नहीं आ सकता है, तुम लोग ही आएगा, वो सेम रहेगा, सेम टू सेम। नेक्स्ट, एडमिशन फॉर्म के जगह, एडमिशन फॉर्म के जगह अब हम लोग बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, पता नहीं कौन किसको निकाले नहीं पता, कोई एक जन होगा उन तीनों में से जो बोलेगा वेबसाइट खोलो, और वेबसाइट में एडमिशन फॉर्म का एक टैब मिल जाएगा, वहां पे टू एनरोल या टू टेक एडमिशन कुछ वैसा टैब मिल जाएगा, वहां पे एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। सेम डिटेल्स जो अपना फिजिकल एडमिशन फॉर्म में था वो सेम। क्या क्या होगा उसमें? सबसे पहले तुम लोग का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब कुछ पूछा जाएगा। फाउंडेशन में कितना मार्क्स आया वो भी सब कुछ पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे इफेक्टिवनेस कैसे आएगा तुम लोग बोल सकता है क्या? लिखने के जगह टाइप करने में इफेक्टिवनेस हो गया क्या? यस। अगर लिखने में गलती हो रहा है तो टाइप करने में भी तो हो सकता है। तो इफेक्टिवनेस इंश्योर कैसे हुआ? बोलो। हाँ, अच्छा, हैंडराइटिंग वाला एरर नहीं होगा, चलो वैलिड पॉइंट, कि खराब हैंडराइटिंग, अब खराब हैंडराइटिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, कुछ कुछ कंट्रोल हम लोग लगा सकते हैं, अगर तुम लोग सोच के बोलेगा, जैसे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जब टाइप करता है नॉर्मली वहां पे रहता है ना वेरीफाई,
तो वैसा कुछ डाल दे, वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक किया, ओटीपी आया, तो इससे समझ में आ गया मोबाइल नंबर सही है, 10 डिजिट का है और सही है, करेक्ट। जिसका भी हो एटलीस्ट सही है, करेक्ट। और दूसरा ईमेल आईडी में भी वो सेम चीज कर सकते हैं। ईमेल आईडी डाला, वहां वेरीफाई क्लिक किया, फिर ईमेल आईडी में आता है ना लिंक आता है, लिंक फॉर वेरिफिकेशन, वो लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लिए अपने, सेंस बना। लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर लिए तो ईमेल आईडी भी अब सही है, ईमेल आईडी भी सही और फोन नंबर भी सही, सेंस बना। वेरिफिकेशन थ्रू ओटीपी ऑफ ईमेल एड्रेस, वेरी गुड। बोलो, यहां हम लोग सिर्फ इफेक्टिवनेस का बात कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस, एरर्स कम हो रहा है, चलो टाइम कम कर लिया। डाउट रेलेवेंट है कि यहां पे वेरिफिकेशन करने में तो टाइम बढ़ जाएगा, फिर अपना एक ऑब्जेक्टिव था टाइम कम करना, वो कैसे होगा। चलो 20-25 मिनट से हम लोग 20 मिनट ले आए, पर अगर उसमें हम लोग का ईमेल आईडी और फोन नंबर गलत है तो वैसा 20 मिनट लाने का फायदा क्या हुआ, राइट। जो कोर डेटा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उस पे ही क्लास एलोकेट हो रहा है। अगर वो दोनों गलत है तो स्टूडेंट को कभी लाइफ में क्लास नहीं मिल पाएगा अनलेस वो रेक्टिफाई हो। तो फिर वो चीज में अगर थोड़ा टाइम लगना है तो देना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट है, यहां पे एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस होगा ओवर टाइम, करेक्ट। अब टाइम कैसे बचेगा हम लोग ओवरऑल वे में देखेंगे। तो स्टूडेंट आराम से फिलअप किया, अब फिलअप करने के बाद पेमेंट कलेक्ट करना है, तो यहां किसी का मुंह नहीं देखना होगा, कोई मूड़ी खाते खाते बैठा है 5 मिनट वेट हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, टाइम बचा। क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कोर्स अपने को खरीदना है उस पे बाय नाउ पे गए, वहां पे सीधा सीधा पेमेंट गेटवे खुल जाएगा, पेमेंट गेटवे वाला पेज खुल जाएगा, मस्त एकदम क्लियर कट, डेबिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जो मेथड ऑफ पेमेंट से करना है करके पेमेंट डन। और रहा बात इनवॉइस, अब इनवॉइस में भी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि वो बैठ के काटे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस डायरेक्ट आ जाएगा, ऑटो जनरेट हो जाएगा, ऑटो जनरेट इनवॉइस होकर तुरंत मेल पे आ जाएगा, राइट। तो टाइम कहां लगा इफेक्टिवली, सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरने में और उसके बाद पेमेंट, जितना टाइम जाना है पेमेंट करने में उतना टाइम। अब इनवॉइस हम लोग को बन के आ चुका, तो क्या यहां पे ओवरऑल लेवल पे स्पीड बढ़ा, टाइम कम होगा ना। इंप्लॉइज का कितना काम कम हो गया, इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट, तुम लोग को बार बार डील नहीं करना पड़ेगा एम्प्लॉइज से। एडमिशन फॉर्म डायरेक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, क्यों किसी से जाके बार बार बोले एडमिशन फॉर्म दे दो और वो 5 मिनट लगा दे देने में, वहां टाइम बचा मूड़ी खाते खाते। नेक्स्ट, हम लोग भर चुके, सब रेडी है, अब पेमेंट के लिए किसी का वेट करना पड़ रहा है, क्यों करे पेमेंट के लिए वेट, डायरेक्ट वहीं पे पेमेंट कलेक्ट कर लो, बेटर होगा। पेमेंट कलेक्ट कर लिए वेबसाइट पे ही, और साथ में कोई और इनवॉइस काटने का क्यों किसी का वेट करे वापस, तो इनवॉइस ऑटो जनरेट होके मेल पे आ जाए, करेक्ट, सेंस बना, इनवॉइस बन के आ गया। अब नेक्स्ट, बुक्स एंड आईडी कार्ड, क्या यहां पे हम लोग टाइम कम कर सकते हैं। अब तुम लोग कैसे, ऑनलाइन, हाँ चलो आईडी कार्ड नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ऑनलाइन आईडी कार्ड जरूर बन सकता है। आईडी कार्ड बन जाएगा, तुम लोग को बोलेगा सेल्फी क्लिक करके डालो, और उधर ही आईडी कार्ड, अपना नेम तो डाला ही था, सब्जेक्ट क्या क्या लिया मालूम है, नाम और सब्जेक्ट अपने आप फिल हो गया, एक सुंदर सा फोटो आ गया उसमें अपने चेहरे के हिसाब से, और डायरेक्ट आईडी कार्ड बन गया, मतलब ऐसे ही मजाक, आईडी कार्ड बन गया। और ये आईडी कार्ड इनवॉइस तो आया ही था मेल पे, उसी तरीके से आईडी कार्ड भी आ जाएगा मेल पे, तो आईडी कार्ड रेडी। अब पर बुक्स का बात करें तो क्या हम लोग बुक्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। पीडीएफ तो क्या हो, तो अभी भी दे देगा, पीडीएफ अलग चीज हो गया, फिजिकल बुक्स पैक करके हम लोग को देना है, वो कैसे करेगा, कोरियर तो अभी भी हो रहा है। हाँ, मतलब ये चीज है जो ऑटोमेट नहीं हो सकता, कुछ चीजें हैं जो ऑटोमेट करके सेंस नहीं है, जैसे मतलब इसको एक तरीका है ऑटोमेट करने का, वो है ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन यूज करे डिलीवर करने के लिए। पर जैसा कि तुम लोग के चेहरे पे हंसी आने लग गया, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो ना तो ड्रोन वापस आएगा और ना ही बुक वापस आएगा, करेक्ट, सेंस बना ना। तो इसलिए हम लोग वो ऑटोमेट करके कोई सेंस नहीं बनेगा।
हाँ करेक्ट, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। क्या यहाँ पे इफेक्टिवनेस अचीव हो पाया? क्या एरर कम हुआ ना? ईमेल आईडी ओटीपी वाला एग्जांपल, क्या यहाँ पे एफिशिएंसी अचीव हो पा रहा है? 3 लोग का अब जरूरत ही नहीं है, 3 लोग का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं लगेगा, हम लोग को उनसे इंटरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडमिशन फॉर्म से लेके लास्ट तक हम लोग खुद ही चले जाएंगे। और क्या यहाँ इकोनॉमी बचा? इकोनॉमी बचा नहीं, सॉरी, इकोनॉमी बेटर हुआ, रिड्यूस हुआ कॉस्ट। कैसे? हाँ चलो चीप में चला गया तुम लोग, पेपर का खर्चा बचेगा, एडमिशन फॉर्म वाला। हाँ मेन तो ये है ना, 3 लोग थे जिनका जरूरत अब नहीं था, तो कोई एक को हटा देंगे, कॉस्ट बचा, सैलरी कॉस्ट बचा पर मंथ, राइट? हाँ गुड क्वेश्चन। इकोनॉमी, सॉरी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी हुआ, तीनों बचा। अब रहा बात बुक्स वाला ड्रोन डिलीवरी का, क्या वो अपने लिए फायदेमंद वाला चीज है? कॉस्ट भी लगेगा, इकोनॉमी तो हुआ नहीं, क्योंकि ड्रोन के पीछे खर्चा लगना है। हाँ नहीं, बुक तुम गलत बोल रहा है, बुक्स एंड ड्रोन दोनों डिलीवर होगा ऐसा बोल रहे इशू, पर ड्रोन तो पहुंचेगा ही नहीं, और ड्रोन नहीं पहुंचा तो बुक नहीं पहुंचा, तो बीच में कहीं गायब हो रहा है, सेंस ना? तो वहां इकोनॉमी तो हुआ नहीं, क्योंकि उसके पीछे खर्चा भी लग रहा है। इफेक्टिव हुआ क्या घर तक बुक्स पहुंचा भी नहीं पहुंचा, और एफिशिएंसी तो छोड़ ही दो, करेक्ट? तो वो पर्पस सर्व नहीं हुआ, तो अपने करेंगे उसको नहीं। सेंस बना, पूरा का पूरा सेंस बना, यही था ऑटोमेशन। तो हम लोग मैनेजमेंट क्या कर रहे थे? इंप्रूव कर रहे थे बिजनेस प्रोसेस थ्रू 3 E's। कैसे कैसे? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। क्या यहां पे हम लोग तीनों कर पाए? एग्जाम्पल में कर पाए? तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं, जो अपना पूरा चैप्टर चलने वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। कुछ नहीं, ऑटोमेशन में यहां क्या किया? टेक्नोलॉजी को यूज किया या नहीं किया? वेबसाइट बनाए थे, वेबसाइट बना, तो यहां पे टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है यहां पे। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो मतलब किसका जरूरत नहीं है? इंसान का। ह्यूमंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट। तुम लोग ये गाना गाते गाते तो नहीं निकलेगा ना, 3 लोग का जरूरत नहीं, 3 लोग का जरूरत नहीं, ये हाँ भी बोल रहा है। वो समझेगा नहीं क्या बोल के गई। चलो ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ऑटोमेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो रहा है? ह्यूमन एलिमेंट इज बीइंग रिमूव्ड, ह्यूमन एलिमेंट हटा रहे, एफिशिएंसी बढ़ गया, इफेक्टिवनेस भी बढ़ गया, क्योंकि ह्यूमन है, इंसान है तो एरर्स है, इंसान है तो एफिशिएंसी प्रॉब्लम है, और इंसान है तो खर्चा भी है। इकोनॉमी भी आ जाएगा बाय रिमूविंग ह्यूमन एलिमेंट, एंड देयरफॉर हम लोग क्या कर पाएंगे? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी भी जोड़ सकते हैं। इकोनॉमी इज बीइंग इंप्रूव्ड। बोलो, सेंस बना? यस और नो? यस और नो? 3 चीज ऑटोमेशन में हम लोग 3 चीज करते हैं। क्या क्या? सबसे पहले टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ऑटोमेट करने के लिए, नेक्स्ट ह्यूमन एलिमेंट को रिमूव किया जाता है, और नेक्स्ट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी को इंप्रूव किया जाता है या इंक्रीज किया जाता है। सेंस बना? सेंस बना? परफेक्ट। अब बोलो आगे जाना है या एक टॉपिक छोटा सा कर सकते हैं मेरे हिसाब से? परफेक्ट, वेरी गुड। ओ वैसे ये पूरा ऑटोमेशन जो है ना, ये फुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें 4 क्वेश्चन आ सकता है। हाँ 4। एक ये क्वेश्चन आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए। बीपीए क्यों करेंगे? सिंपल सा ये चीज है, बीपीए का टीका, TICA।
अब ये टीका इन जनरल सिंपली अगर टीका देखे तो शायद रेलेवेंस नहीं लग रहा होगा, पर जब हम लोग आगे पूरा बीपीए कर लेंगे ना तो एक स्टोरी बन जाएगा वो, तब ये बहुत सेंस बनेगा। ठीक है, तभी बोलो बीपीए का ऑब्जेक्टिव क्या है। टीका, टी मतलब देख के बोलो, टी मतलब काइंडलीनेस, मीनिंग हम बताएगा ऑब्वियसली, आई इंटेग्रिटी, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ए अवेलेबिलिटी। अब मीनिंग पे आते हैं। सपोज करो अभी तुम लोग का जब सीए का रिजल्ट आएगा, रिलेट कर पाएगा ना एग्जाम्पल, वेरी गुड। जब अपना इंटर का रिजल्ट आएगा तो आज के दिन रिजल्ट कैसे आता है? हाँ बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। आज के दिन रिजल्ट कैसे आता है? तुम लोग ऑनलाइन ही आता है, उसमें हम लोग रोल नंबर डालते हैं, ईआरओ नंबर वो सब डालते हैं, और या तो पिन डालते हैं, कुछ वैसा डालते हैं। पर सोच के देखो वो जमाना जब सीए इंस्टीट्यूट में बाहर नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लग जाए। नहीं मेरा भी नहीं था, बहुत पहले था, पर लेट से अभी ऐसा होने लग जाए वापस कि सीए इंस्टीट्यूट को लगता है हर एक का रिजल्ट सबको दिखना चाहिए, और बाहर नोटिस बोर्ड पे वो रिजल्ट लगा दे ऐसे मस्त एकदम। सपोज करो मेघना का, जैसे मेघना का रिजल्ट आया मस्त एकदम रोल नंबर के संग, आठों सब्जेक्ट का मार्क्स, वो बोल नहीं रहे, आठों सब्जेक्ट का मार्क्स, हाँ, और वो और बोल रहा है फोटो के साथ, चलो ठीक, आधार कार्ड वाला, ठीक, अच्छा वेरी गुड, मतलब ठीक, ओके, इस पे हम आगे नहीं जाता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ पे ब्रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो रिजल्ट अपने लिए तो भाई सेंसिटिव चीज है, किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, अनलेस वो अच्छा रिजल्ट हो जाए। अच्छा हो गया तो हम लोग चीख चीख के सबको बता देंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह स्टेटस चल जाएगा जो आज तक कुछ गया नहीं था। पर एज ऑफ नाउ वो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया ना, जो चीज किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए था वो लग रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच, करेक्ट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर, जिस इंसान को देखना चाहिए, जिसका रिजल्ट है वो खुद सिर्फ वो ही देख पाए और कोई नहीं देख पाए, तो तब टेक्नोलॉजी यूज किया हुआ सेंस बन रहा है। अब मान लो आईसीए पूरा टेक्नोलॉजी एनेबल कर दिया, पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया, पर उसका रिजल्ट वाले दिन सर्वर क्रैश होता है, वो ठीक है, वो साइड अलग चीज, पर रिजल्ट वाले दिन सबका रिजल्ट सबको दिख रहा है, मतलब हम लोग कुछ नहीं, खाली ईआरओ नंबर डाले और रिजल्ट दिख गया, तो किसी का भी रिजल्ट कोई भी देख लेगा। क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम लोग सही से यूज कर पाए? नहीं। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज तब होगा व्हेन कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंटैक्ट। और सोचो बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट का एग्जांपल, अब सोच के देखो हम लोग का बैंक अकाउंट्स ऐसे पब्लिक डोमेन में आ जाए, मतलब कुछ नहीं, फेसबुक अकाउंट की तरह विजिबल है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स की जगह बैंक बैलेंस, किसका कितना, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है ना। तो बस वही कॉन्फिडेंशियलिटी। और अभी आज के दिन बैंक बैलेंस, अगर बैंक में बैलेंस चेक करना है तो अपने को एम पिन वगैरह फीचर लगता है, या तो फिंगरप्रिंट लगेगा या एम पिन लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। देखो यहां पे ये वर्ड लिख लो बस, अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। सेंस बना? इंटेग्रिटी, ये तुम लोग तुरंत समझ जाएगा। सोच के देखो आईसीआई का रिजल्ट आया, आज के दिन क्या है, जो बेचारा आईसीआई नहीं, जो आईसीआई बोले वो बेचारे हम लोग को मानना पड़ेगा, राइट। सोच के देखो, एकदम हाइपोथेटिकल, सपना में भी ऐसा सपना नहीं आएगा, पर सोच के देखो ऐसा कभी हो जाए कि आईसीआई बोल दे आप अपनी मर्जी का मार्क्स डाल दीजिए, और वो हो गया आपका रिजल्ट। सोच के अच्छा लग गया ना, लग गया, मतलब 800 आउट ऑफ 800 नहीं, +5 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, ऐसा। तो इस केस में इंटेग्रिटी कुछ बचा क्या, मतलब आईसीआई का रिजल्ट का कोई इज्जत बचा? नहीं बचा, करेक्ट। तो यहां पे इंटेग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। इंटेग्रिटी मतलब अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स आर बीइंग मेड। We are authorized, but we are authorized only to see it, not to modify it. Correct? Integrity मतलब unauthorized amendments नहीं होना चाहिए। मार्क्स आ गया, पता चल रहा है हम लोग उसको एडिट कर पा रहे हैं, नहीं हो सकता। करेक्ट?
सेम बैंक बैलेंस डिस्प्ले हम लोग देख सकते हैं, पर सोच के देखो अगर वो एडिट कर पाते, अपना मर्जी का बैंक बैलेंस खुद डाल दो तो इंडिया में हर कोई अंबानी और हर बैंक बैंकरप्ट, वैसा ही होगा ना, करेक्ट। तो इंटेग्रिटी एडिट हो सकता है पर कुछ फील्ड्स ही एडिट हो पाएगा, जैसे बैंक बैलेंस, मार्क्स, ये सब कभी एडिट नहीं हो सकता, जो मिल गया उसमें खुश रहो, राइट। इंटेग्रिटी बोलो, मीनिंग क्लियर है? तो इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी। और बचा हुआ 2 पॉइंट्स, टाइमलीनेस और अवेलेबिलिटी। यहां पे क्या बोल रहा है? टाइमलीनेस और अवेलेबिलिटी का बात सुनो। आईसीआई सपोज करो रिजल्ट आ गया, अब अगर टेक्नोलॉजी वो बोलता है ऐसा वो यूज किया, ऑनलाइन रिजल्ट निकलेगा, तो उसमें भी अगर हम लोग टाइम जोड़ दे गवर्नमेंट ऑफिस की तरह, सुबह 12 बजे से दिन में 4 बजे तक ही काम करेगा और बाद बाकी 20 घंटा रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा टेक्नोलॉजी यूज करने का? यस और नो? करेक्ट। तो अगर आप टेक्नोलॉजी यूज किए हो तो इट हैज टू बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। जैसे सपोज करो हम लोग अमेजॉन या कुछ भी, कोई अमेजॉन से कुछ ऑर्डर किया, तो वो चीज हम लोग ट्रैक 24 आवर्स कर पाते ना, 24 आवर्स बेसिस पे वो ट्रैक हो सकता है। सिमिलरली रिजल्ट, अगर किसी को रात के 11 बजे रिजल्ट चेक करना है, रात के 11 बजे बैंक बैलेंस चेक करना है, तो वो कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है, अवेलेबल। बैंक्स में तो इतना तक होता है कि अगर वो लोग सपोज करो 2 घंटे का मेंटेनेंस में जाएंगे, तो वो लोग पिछले 2 दिन से मैसेज करने लग जाएंगे कि ये 2 घंटा अपना मेंटेनेंस होगा। अगर आपका कोई प्लान्ड पेमेंट्स है, जो भी पेमेंट आपको करना है, या तो इसके पहले कर लो या इसके बाद करना, करेक्ट। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल 24/7, सिंपल। और टाइमलीनेस क्या बोल रहा है? टाइमलीनेस बोल रहा है सपोज करो एग्जाम दिया, अब एग्जाम देने के 1 साल बाद अगर रिजल्ट आएगा तो इसका क्या फायदा? करेक्ट, टाइमली आना चाहिए। आईटी लगाने का फायदा कब होगा? जब वो टाइम और रिड्यूस ही होता रहे। रिजल्ट एग्जाम दे दिया, आज के दिन 2 महीना बाद आता है ना, लगभग 2 मंथ्स बाद रिजल्ट आता है, ट्राई करेंगे उसको और जल्दी ले आने का, तभी तो बोलेंगे ना टाइमली रिजल्ट्स आ रहा है, एंड तब आईटी लगाने का फायदा है। सेंस बना चारों पॉइंट का मतलब क्या क्या बोलो। यहां हम लोग पढ़े कुछ नहीं, ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, या ऑटोमेशन सक्सेसफुल कब माना जाएगा? तब माना जाएगा जब ये 4 चीज इंटैक्ट है। क्या क्या? टीका, टी माने टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। पहला दोनों का मतलब समझ लिया। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। अनऑथराइज्ड वर्ड का मतलब समझ गया ना, मतलब जिसका रिजल्ट है वो ही ऑथराइज्ड है और किसी को नहीं मिले, ओनली फॉर ऑथराइज्ड यूजर्स, करेक्ट। इंटेग्रिटी मतलब अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स नहीं हो सकता, जैसे रिजल्ट के केस में हम लोग खुद अनऑथराइज्ड हैं। कौन है ऑथराइज टू मेक अमेंडमेंट्स? आईसीआई ओनली, करेक्ट। और बैंक बैलेंस के केस में बैंक्स खुद, पर ऐसे वो लोग भी मैनुअली अमेंडमेंट्स नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ही होता रहता है। सेंस बना? इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, और फिर बचा 2, टाइमलीनेस एंड अवेलेबिलिटी। इट हैज टू बी अवेलेबल 24/7 और टाइमली होना चाहिए। मतलब जब रिजल्ट आना है तो भाई 1-1.5 महीना में लाओ, 2 महीना एट द मोस्ट। 1 साल बाद लाएगा तो कोई फायदा नहीं है। सेंस बना? परफेक्ट, क्लियर है यहां तक? तो एक और बार बोल दो, बीपीए का फैक्टर अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बीपीए का टीका, टी टाइमलीनेस, आई इंटेग्रिटी, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ए अवेलेबिलिटी। वेरी गुड। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। डन? एक सेकंड, वैसे अवेलेबिलिटी में लिख लो, अवेलेबिलिटी में लिख लो, हाँ, अवेलेबल 24/7। ये एट द राइट टाइम जो लिखा है ना, इसको काट के एट ऑल टाइम्स लिख लो। इट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, क्योंकि एट द राइट टाइम टाइमलीनेस है। एग्जाम दिया 2 महीना, राइट टाइम है ना, तब रिजल्ट आए। बोलो तो टाइमलीनेस और टाइमलीनेस मतलब टाइम से आना चाहिए। जैसे एग्जाम दे दिया, 2 महीना में रिजल्ट आया, कंपनी में इंटरव्यू दे दिए, 15-20 दिन में रिजल्ट आए। एक एक साल बाद अगर रिजल्ट आने लग गया
तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, हम लोग क्या एग्जाम देते वो भी भूल जाएंगे। और अवेलेबिलिटी मतलब सपोज करो रिजल्ट आ गया तो वो पूरे टाइम रहे, 24 आवर्स तक वो वेबसाइट में रहे, अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। सेंस बना? थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था। परफेक्ट। तो कल हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं, ये घर पे रिवाइज करने का दरकार नहीं है, नेक्स्ट क्लास बिगिनिंग में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। वेरी गुड, बाय बाय। नहीं मतलब पढ़ना तो जरूर पढ़ लेना, पर जरूरत नहीं है, वो हम रिवाइज करा देगा। नहीं, कॉपी का जरूरत नहीं है, प्लीज मत लेके आना।